अस्सलामुअलैकुम। आवाज़ क्लियर है? आवाज़ क्लियर है, ठीक है। फाइनली ओरिएंटेशन, और सबको पता है कि ओरिएंटेशन में वही पुरानी बातें होनी है। सर ने जोशीली तकरीर करनी है और कुछ लोगों ने सोचा कि चलो प्री रिज़ल्ट वाली ओरिएंटेशन देख लेते हैं, शायद उससे हमें पता लग जाए। लेकिन प्री रिज़ल्ट वाली ओरिएंटेशन में तो कोई जोशो खरोश नहीं होता, तो पोस्ट रिज़ल्ट में तो जोश जज्बा। किन लोगों को देख के मैं क्या बात कर रहा हूँ ऐसे ठंडे बैठे हुए, पता नहीं इस टाइम पे बुला लिया क्या होगा हमारे साथ। हाँ जी, तो उम्मीद करता हूँ कि ज़्यादातर लोग रिपीटर नहीं हैं, तो मैंने सोचना ही नहीं रिपीटर है। और अगर कोई रिपीटर है तो मैं सोचूंगा इसको नहीं आता था तभी तो रिपीटर है। तो इस टाइम पे मैं आपको बिल्कुल एक बिगिनर स्टार्टिंग स्टूडेंट लेके कंसिडर कर रहा हूँ इंशाल्लाह ताला कि अब हमने क्या करना है और चीज़ों को किस तरह से लेके चलना है। तो सबसे पहले तो जो सबसे मुश्किल है इस बैच तक पहुँचना, 5:30 वाला टाइम, सर्दियों में अंधेरा। और तो मैं ये सोच रहा था कि वो लोग जो बहुत ज़्यादा जज्बाती होंगे अपनी पढ़ाई को लेके, अपने फ्यूचर को लेके और डेडिकेटेड पढ़ने के पैटर्न को लेके वो आएंगे, और साथ साथ हमारे पास जो है वो मुसलसल लोग जो है वो कमरे में दाखिल होते जा रहे हैं। तो कुछ लोग 10-15 मिनट बाद आएंगे कि कहीं ऐसा ना हो कि पूरी क्लास ले लें। तो है ये थोड़ा सा अनकंफर्टेबल टाइम टेबल में लिमिटेशंस इतनी ज़्यादा थी, प्रॉब्लम्स इतने ज़्यादा थे, रूम्स की अवेलेबिलिटी का मसला था। आपको पता है कि ये कैंपस हम लोगों ने अचानक से स्टार्ट कर दिया था, क्योंकि हमें बस जैसे ही मौका मिला हमने एटलीस्ट उसको तेज़ी से करना शुरू कर दिया। तो अगर आप देखें तो अभी बेचारी ज़मीन अभी तक जो है ना वो खुश्क नहीं हो पाई है, और जो है वो ये एहतजाज कर रही है कि आपने हमारे साथ क्या किया है। तो बस इंशाअल्लाह ताला जो है वो एक इरादा चाहिए कि हमने साथ साथ पढ़ना है और चीज़ों को लेके चलना है। इस टाइम पे बैच का क्या फ़ायदा? ज़ीरो क्लैश, कोई कन्फ्यूजन नहीं। इस टाइम पे कोई कॉलेज क्लास रख के अपना क्यों का बड़ा करेगा। इस टाइम पे जो भी क्लास करेंगे उसमें बच्चे नहीं आएंगे। तो इस टाइम पे जब सारे ही फारिग हैं तो हमने सोचा इस टाइम पे क्लास रख लेते हैं, जब सारे लाहौर में सारे लोग सुकून से सोच रहे हैं कि ये तो पढ़ने वाला टाइम ही नहीं है। तो ज़रा एक नया ट्रेंड सेट करें कि क्या हम इस टाइम पे पढ़ सकते हैं। मैं कहता हूँ ये दिन का सबसे ज़्यादा टाइम वेस्टिंग वक्त है जिसमें कुछ नहीं होता। ये ना दरमियान में आता है, ना ये रात में आता है ना ये दिन में आता है। इसमें पढ़ने के बारे में सोच रहे हो तो बंदा कहता है कि पता नहीं आज रात खाने में क्या होगा, हॉस्टल में 7 बजे वाली हाज़िरी का क्या मामला होगा, 8 बजे वाला मामला किस तरह से होगा। पढ़ने के बारे में सोचे बंदा कहता अभी तो बड़ा टाइम है, और वैसे भी रात तो रात खाने के बाद शुरू होती है और दिन ख़त्म हो चुका है। तो ये बेचारा ऐसे दरमियान में आगे फंस गया कि दोपहर के खाने के बाद जो अब तक पढ़ता आ रहा होता है ना वो इस वक्त ठंडा हो गया होता है, और जिसने रात में पढ़ना होता है वो इसे रात काउंट ही नहीं करता। तो इस टाइम पे सिर्फ़ और सिर्फ लोग बैठते हैं, मुल्क की हालात हाज़रा पे डिस्कशन करते हैं, सियासत पे बहस होती है, मज़हब पे बहस होती है। तुम कहाँ से पढ़े हो, तुम कहाँ से पढ़े हो, नहीं तुम इधर से पढ़ के देखोगे, नहीं तुम इधर से पढ़ के देखो। हर बच्चा ये साबित करने पे तुला हुआ होता है कि मेरे रेलेवेंट मुर्शिद जो है ना वो ज़रा ज़्यादा वाले मुर्शिद हैं और तुम्हारे वाले मुर्शिद थोड़े से हल्के वाले मुर्शिद हैं। तो एक जंग चल रही होती है, नहीं तुम देखना, ये देखो, ये वीडियो देखो, सर ने कितनी ज़बरदस्त बात की, उसने कहा मेरे सर की वीडियो देखो। तो हो ये रहा है कि इस टाइम पे ना सिर्फ़ और सिर्फ टाइम का बर्बादा हो रहा होता है। तो पहली दफ़ा ज़िंदगी में आपको इस टाइम पे कुछ अच्छा लगेगा, आपको इफ़ेक्टिव टाइम लगेगा। तो ये टाइम पे क्लास लेने का डिसीजन आपकी किसी रूटीन को मुतासर नहीं करेगा, ना किसी प्री रिजल्ट क्लास को, ना पोस्ट रिजल्ट क्लास को, ना आपने इस टाइम पे बैठ के अकाउंटिंग के सवाल करने होते हैं। सिंपली मगरिब पढ़ी और क्लास में आ गए, और आगे चल के तो क्लास ख़त्म होगी तो आप तकरीबन बस इशा के जो है ना वो आगाज़ पे खड़े हुए होंगे। तो बड़ा मज़ेदार सा है कि 2 नमाज़ों के दरमियान हमारा जो है ना ये बैच कवर हो जाएगा, और बीच में जो है ना तो रूहानियत ही रूहानियत, इब्तदा भी नमाज से, इख्तिताम भी नमाज से। तो सिर्फ एक दफ़ा इसको लेके चलना है। पोस्ट रिज़ल्ट क्यों? अगर आप में से कुछ लोग पहली दफ़ा पढ़ रहे हैं तो मेरा एक सवाल है कि वाई पोस्ट रिज़ल्ट, प्री रिज़ल्ट क्यों नहीं? अच्छा, प्री रिज़ल्ट तक इंतज़ार था, FR1 अच्छा हुआ था, तो क्यों सीलों में हमेशा जो है ना वो बचे हुए बच्चे आए? क्यों सीलों को हमेशा धुतकारे हुए, रिजेक्ट हुए हुए बच्चे मिले? CA के साथ भी ऐसा होता है, मेडिकल में ट्राई किया, इंजीनियरिंग में ट्राई किया, फलाना फलाना। जब मायूस होकर आप आते हैं ना
तो फिर आपसे सीए की भी पढ़ाई भी नहीं होती। जब आप आखिरी ऑप्शन के तौर पे सीए में आते हैं तो एक साल तक तो यही सोचते रहते हैं मैं इंजीनियर बन गया होता तो आग लगा देता, मैं डॉक्टर बन जाता तो कितने मरीजों का कबाड़ा कर चुका होता। तो ये एक बड़ा प्रॉब्लम है कि जब आप एक चीज़ को एक आखिरी ऑप्शन समझ के आते हैं, मेरे ख्याल में जेब में कुछ और तो नहीं है, हाँ कुछ इससे प्रॉब्लम कर रहा है। मैनेजमेंट जज्बाती हो गई, उन्होंने कहा पीछे से बच्चे आए जा रहे हैं, ऐसा ना हो कि जो है ना पीछे वालों का आवाज़ ना आए। तो आवाज़ क्लियर है, आवाज़ क्लियर है, आवाज़ क्लियर है। दो मसले ना, ये ज़्यादा करीब कर लें तो ये वाले भाइयों को आवाज़ नहीं आती, जो ऑनलाइन वाले आ जाएगी। ठीक है जी, अब आवाज़ क्लियर है, आवाज़ क्लियर है। तो सीलो आपने सोचा था कि अगर खुदा ना खास्ता मेरे साथ कुछ बुरा हुआ तो सीलो उठा लूँगा। क्यों? मतलब क्या सब्जेक्ट का कोई हक नहीं है? इसको पढ़ने से, इसको पास करने से आधा पेपर पास होता है, पूरा पेपर पास होता है। तो इस बेचारे के साथ इतना बुरा सलूक क्यों कि आपने एक ना चाहते हुए, यानी अगर पास ना हुआ होता तो FR2 पढ़ रहे होते, तो पास हो गया होता FR1 तो आप FR2 पढ़ रहे होते। यानी FR1 और FR2 की दरमियान में आपने बैकअप के तौर पर रखा कि अगर दोनों ने धोखा दे दिया तो सी लो। तो हम इतनी सेकंड थर्ड ऑप्शन क्यों है? सी लो इंतहाई मज़े का पेपर है, नंबर गेम बेहतर कर देता है। आपने जब भी पेपर देने हैं ग्रुप ए ग्रुप बी, तो कभी भी आपके मेरे इतने पेपर रह गए हैं जी, अब इतने पेपर जिसके 2 रहते होंगे उनको ग्रेस अटेम्प्ट मिल जाएगी, फलाना डिस्क्वालिफिकेशन, ये वो, हर जगह सी लो सेवियर के तौर पे आता है। इंतहाई मज़ेदार पेपर है और आई कैप से एक बड़ी गलत फहमी हो चुकी है। उनको लगता है कि सी लो भी तकरीबन बाकी पेपरों जैसा ही है। उन्हें अंदाज़ा नहीं है कि इसका सिलेबस बहुत छोटा कर चुके हैं वो। उन्होंने कभी पलट के इसको उस तरह से नहीं देखा कि इसके साथ हमें क्या करने की ज़रूरत है। बीइंग अ टीचर, मेरे से अगर कोई पूछे और कहे कि स्टूडेंट्स का गम दिल से हटा के बताओ कि ये सिलेबस वर्थ इट है, मैं कहूँगा ये कम से कम डबल होना चाहिए। ये कैफ 7 लेवल का पेपर ही नहीं है, ये डबल भी कर देना तो ऑडिट से लाइट पेपर है। तो ये जो है ना, थोड़ा आई कैप ने इसको काफ़ी कम एलोकेशन कर दी। पुरानी स्कीम में एक पेपर होता था बिजनेस लॉ का। बिजनेस लॉ के अंदर 2 पेपर होते थे, मर्केंटाइल लॉ और कंपनी लॉ। मर्केंटाइल लॉ होता था तिजारती कानून और कंपनी लॉ होता था कंपनियों का कानून। उन्होंने मर्केंटाइल लॉ को उठा के बिजनेस लॉ कर दिया। ये जो आप पढ़ के आ रहे हैं बिजनेस लॉ, ये पहले मर्केंटाइल लॉ होता था 50 नंबर के लिए, और 50 नंबर के लिए होता था कंपनी लॉ। अब जब उन्होंने अलग अलग किया तो सोचा क्या करें, तो मर्केंटाइल लॉ में 6 नए लॉज डाल दिए और उसको बिजनेस लॉ बना दिया। वो कौन से 6 लॉज? वो 2-2 सफ़े वाले लॉ, वो याद है आखिरी 16, 17, 18। और इसको मोतबर करने के लिए उन्होंने सोचा क्या करें, तो एक चैप्टर ऐड कर दिया, इंट्रोडक्शन टू वाइंडिंग अप। जब वो ऐड किया तो मेरा ख्याल था कि अब आई कैप जो है काफ़ी सीरियस है, क्योंकि कंपनीज एक्ट का 1/3 वाइंडिंग अप को डील करता है। बट जो चैप्टर सामने आया तो 6 साढ़े 6 सफ़े का था। सिर्फ इतनी सी एडिशन उन्होंने की पिछले सिलेबस में से जो 50 नंबर का होता था, और ये पेपर बना दिया। आइडियल टाइम है, इंतहाई रिसेंट जो रिज़ल्ट आया वो 43% आया है। जो वेरी फर्स्ट नई स्कीम का रिजल्ट आया था उसमें सबसे गंदा रिजल्ट 22% था सी लॉ का, और पिछले रिजल्ट में सेकंड हाईएस्ट अच्छा जो रिजल्ट है वो सी लॉ का था। जैसे जैसे लोगों को आहिस्ता आहिस्ता सी लॉ की गेम समझ आ रही है, लोग इसमें आ रहे हैं और बड़े जोशो खरोश से पेपर पास करते जा रहे हैं। ऑल वी नीड टू, हमें समझना है कि ये क्या पेपर है, इसको कैसे लेके चलना है, और कैसे, माइक से आवाज़ आ रही है? नहीं आ रही ना? और ये कैसे जो है वो हमें पास करा सकता है या इस तरह से करके, तो हम उस पर बात करेंगे। बेसिकली ओरिएंटेशन है, तो बहुत सारे लोग तो ये सुन के ही नहीं आते कि ओरिएंटेशन है, ओरिएंटेशन में वही वाली बातें होंगी सारी। मैं ही मानता हूँ कि 3 महीने 4 महीने 2 महीने एक सब्जेक्ट पढ़ने से बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है कि 2 घंटे बैठ के समझ लिया जाए कि वो सब्जेक्ट है क्या, वो किस तरह से चलेगा। तो थोड़ा सब्जेक्ट समझेंगे, सब्जेक्ट के डायनामिक समझेंगे, सब्जेक्ट के प्रॉब्लम समझेंगे, और एक रूटीन बनाएंगे इंशाल्लाह ताला कि हमने क्या करना है और किस तरह से करना है। जी जी, आवाज़ नहीं जी।
ये चलें, इसकी सेटिंग जब तक नहीं होती मैं ज़रा ज़बानी जी, एंड वाले भाई को आवाज़ आ रही है क्लियर? एंड वाले हज़रात को आवाज़ क्लियर आ रही है। तो अब इसको सीलो को समझना है कि क्या है और किस तरह से। ओरिएंटेशन वाले दिन नॉर्मली ये कॉन्सेप्ट होता है, टीचर अपना इंट्रोडक्शन कराता है, लेकिन मतलब मेरा नहीं ख्याल कि शायद कुछ ना कुछ आपको पता है, गुजारा मुजारा सा जो है ना वो साहब हैं कुछ वो कर लेते हैं। पिछली अटैम्प्ट में मेरिट सर्टिफिकेट आया था हमारे कमती लॉ के स्टूडेंट का, उसी की एफर्ट थी ज़ाहिर है, मतलब टीचर तो जो है वो सबको ही पढ़ा रहा होता है, लेकिन जो है ना वो बच्चे फेल भी हो रहे होते हैं, तो बच्चे पास भी हो रहे होते हैं। तो वो सीलो के बारे में बड़े कम लोगों को पता है कि ये बड़ा पुराना पेपर है मेरा। मुझे पसंद तो सबसे ज़्यादा बीएम है, लेकिन जो है ना ये पुराना पेपर है। मैं फाइनल में कॉर्पोरेट लॉस के लिए काफ़ी ज़्यादा नोन हूँ, मतलब अब शायद अगर आपके हॉस्टल में कोई सीनियर लोग रहते हैं तो उनके पास आपने कभी किताब या बेयर लॉज वगैरह देखे हों, तो कॉर्पोरेट लॉ मेरी स्पेशलाइजेशन है। जो आईकेप में या चार्टर्ड अकाउंटेंट्स में मैं जिस वजह से जाना चाहता हूँ दैट इज़ कॉर्पोरेट लॉज और कंपनीज एक्ट के ऊपर जो मेरा काम है। तो आई एम कंसिडर्ड कि मैं शायद उस सब्जेक्ट का स्पेशलाइज हूँ। सीए फाइनल में आईकेप की कॉर्पोरेट लॉ की किताब भी कोई नहीं है, मेरी किताब सोर्स बुक के तौर पे थ्रू आउट पाकिस्तान में चल रही है। तो इस सब्जेक्ट के साथ जब नीचे आते हैं ना कमती लॉ पे, तो थोड़ा हासा निकल जाता है, ठीक है। और सामने जब मासूम सी आत्माएं बैठ के कह रही होती हैं कि सर बहुत लेंथी सिलेबस है, क्या करें, तो थोड़ा सा जो है ना वो मुश्किल लगता है। सब्जेक्ट मज़े का है, और इस सब्जेक्ट के ऊपर एक एज ये है कि क्यूमुलेटिव नॉलेज बेस है, यानी कि पिछले 16-17 साल से SECP के साथ मुसलसल चीज़ों पे कम्युनिकेशन का उनके एसआर उसको देखना, नए जो लॉज हैं उनके ऊपर बात करना। तो इस पर टेक्निकली जो है वो, चूँकि जो वकील होते हैं वो बिज़नेस लॉ में ज़रा ज़्यादा साउंड होते हैं या उनकी ग्रिप होती है। चार्टर्ड अकाउंटेंट्स जिस लॉ को ज़्यादा देखते हैं वो कॉर्पोरेट लॉ है, और मैं थोड़ा सा वो वाला चार्टर्ड अकाउंटेंट जिसने इस वाले लॉ पे थोड़ा ज़रूरत से ज़्यादा ही काम कर लिया है, सोर्स बुक और वो इस तरह से। तो इंशाल्लाह ताला इसमें कोई लीगल टेक्निकल जो ग्लिच है वो हमारी क्लास का नहीं रहेगा। किसी भी जगह पे किसी भी पॉइंट को समझने में, किसी भी लाइन को समझने में, कुछ जगह हम देखेंगे कुछ कंपनीज एक्ट की भी गलतियाँ, हम उनके ऊपर भी बात करेंगे और फिर चीज़ों को इंशाल्लाह ताला आगे लेके चलेंगे। तो आई मस्ट से कि मैंने आज तक जो पेपर सबसे ज़्यादा पढ़ाया है वो कंपनी लॉ है, क्योंकि कैफ सी फैप में कॉर्पोरेट लॉ के मेन सिलेबस, पोस्ट रिजल्ट, क्रैश कोर्स, फलाना लाहौर में, इस्लामाबाद में। तो इस सब्जेक्ट पे ये जो कंपनी लॉ का आपका सिलेबस है, कम से कम ये मैंने 150 दफ़ा तो क्लासों में पढ़ाया हुआ है। अगर आप मेरे इतने सारे ईयर्स और हर ईयर में वो देखें, इस वक्त भी मैं करंटली प्री रिजल्ट में 2 दफ़ा कंपनी लॉ पढ़ा रहा हूँ, फिर पोस्ट रिजल्ट में कंपनी लॉ पढ़ा रहा हूँ, फिर सेशन में फास्ट ट्रैक शुरू होगा वहाँ कंपनी लॉ पढ़ाऊँगा, एंड पर रिवीजन क्लासेस कराऊँगा, और शायद आईकेप में भी हो सकता है मौका मिले तो वहाँ जाके भी कंपनी लॉ करा रहा हूँगा साइमल्टेनियसली, जबकि मैं सीए फाइनल में प्री और पोस्ट रिजल्ट कॉर्पोरेट लॉ का पढ़ा रहा हूँ। तो शायद इस सेशन में 8 दफ़ा पूरा सिलेबस ख़त्म कराऊँ। तो स्पेशलाइजेशन का कॉन्सेप्ट होता है कि कुछ चीज़ों पे लोगों की स्पेशलाइजेशन ज़्यादा डेवलप हो गई होती है। तो इवन बी लॉ में वी हैव मैनी ऑप्शन। बी लॉ में मुख्तलिफ लोग जो है वो डिफरेंट टीचर्स को वो कर रहे होते हैं, जी हम इधर पढ़ लें। तो सी लॉ में मुझे थोड़ा सा ज़रा स्पेशलाइज लोग मान रहे होते हैं। तो सी लॉ के हवाले से जो है ना ये एक छोटा सा तारुफ है। बाकी मेरा आपको पता है मजदूर आदमी हूँ, 4-5 अलग अलग छोटे छोटे से प्रोजेक्ट्स हैं जिसमें थोड़े थोड़े से लोग हैं, और जो है ना ज़्यादा तो नहीं कसर नफ्सी से काम ले लिया। तो एक RIT को हेड कर रहा हूँ, 2 ऑनलाइन वेंचर्स हैं, पब्लिकेशंस का सेटअप है, टेस्टिंग का एक पूरा सेटअप है जो पेन पाकिस्तान डील कर रहा है। तो बहुत सारे प्रोजेक्ट्स हैं जो CA स्टूडेंट्स के लिए स्टार्ट किए हैं। तो कोशिश ये कर रहे होते हैं कि CA स्टूडेंट्स को वो प्रॉब्लम ना आए जो हमारे ज़माने में लोगों को आती थी। हम लोगों को अच्छे नोट्स नहीं मिलते थे, किताबें नहीं मिलती थी, बहुत महंगी एजुकेशन होती थी, सही से नहीं कोई पढ़ाता था, गाइड नहीं कर रहा होता था, और बड़े सारे प्रॉब्लम्स थे। तो कोशिश ये की है कि कुछ लो कॉस्ट सर्विसेज प्रोवाइड की जाएं जिसमें लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा एक फ़ायदा मिल रहा हो। फॉर एग्जांपल अभी हम टेस्ट सेशन स्टार्ट कर रहे होंगे, उसमें 2500 की फ़ीस में बच्चे से 14 दफ़ा टेस्ट ले रहे होते हैं। रेगुलर टेस्ट होते हैं, 2 क्वार्टर टर्म होता है, एक मिड टर्म होता है, एक फाइनल टर्म होता है, और बच्चा अभी से लेके अपने पेपर से 2 हफ्ते पहले तक हर हफ्ते सिर्फ टेस्ट दे रहा होता है। उसको एक रूम एलोकेटेड होता है कि वहाँ जाके वो टेस्ट दे, साथ साथ चीज़ों को देखे। तो और तकरीबन उसके उतने पैसे लेते हैं जितनी हमारी तकरीबन कॉस्ट है। तो समटाइम अगर एक बच्चा वाकई सीरियस है और उसने सारे टेस्ट दे दिए तो हमें लॉस हो जाता है, क्योंकि उसने सारे टेस्ट दे दिए तो उसको चेक करवाने की कॉस्ट बच्चे से लिए हुए पैसों से ज़्यादा है। अल्लाह भला करे उन बच्चों का जो सारे टेस्ट नहीं देते कि एवरेज आउट हो जाता है, हमें बुरे बच्चों से अच्छे बच्चों की कॉस्ट रिकवर हो जाती है, तो हम कहीं ना कहीं ब्रेक इवन पर उसको चला लेते हैं।
फिर एक प्री रिकॉर्डेड कस्टमाइज रिकॉर्डेड के साथ नियर पीयर एक वेंचर है, फिर सिर्फ लाइव ऑनलाइन पढ़ने वाला CMADZ एक वेंचर है। फिजिकल कॉलेज हो तो ये SBI के नाम से 2 अलग अलग कैंपसेज हैं। टेस्टिंग की बात करें तो test.canotes.net है और एक फिजिकल टेस्टिंग अलग से है। तो मल्टीपल चीज़ों के थ्रू जो है कोशिश कर रहे हैं। फिर CA Notes पब्लिकेशन में हम सस्ते पास पेपर्स और लो कॉस्ट जो किताबें हैं वो लोगों को पहुँचाने की कोशिश कर रहे हैं। तो डिफरेंट वेंचर्स हैं, बस मकसद एक है कि स्टूडेंट्स को थोड़ा सा फैसिलिटेशन हो। जब हम एक कॉलेज में खड़े होकर ऐसी बात करते हैं ना कि जी हम लोगों को फैसिलिटेट कर रहे हैं, तो ये बड़ा वियर्ड सा लगता है कि ये तो कमर्शियल कॉलेज हैं, इन्होंने तो उनका मकसद ही कमाना है, ये तो जो है बस बच्चों से कमाने के लिए बैठे हुए हैं। तो किसी टाइम पे ना जब आप हमारी इनकम्स को कैलकुलेट कर रहे होते हैं, किसी टाइम पे बैठ के ना थोड़ा सा अंदाज़ा लगाइएगा कि हमारे खर्चे क्या होते होंगे। 100+ एम्प्लॉयज़ हमारे सिस्टम में इस वक्त हैं और तकरीबन 67 लाख पर मंथ तो सिर्फ हमारी HR कॉस्ट है, इंसानों को जो हमने तनख्वाहें देनी होती हैं। तो एक सेशन में 4 करोड़ तो सिर्फ सैलरीज़ पे लगता है। और फिर आप लोग क्या करते हैं, क्लास मल्टीप्लाई बाय फिक्स जो फेस वैल्यू ऑफ द फीस है उसके साथ मल्टीप्लाई करते हैं। फिर अजम्पशन लेते हैं कि सारे बच्चे फ़ीस भी पूरी दे रहे होंगे, गरीब भी कोई नहीं होगा, डिस्काउंट भी कोई नहीं ले रहा होगा, कोई बैंकरप्ट भी नहीं हुआ होगा, कोई डिफ़ॉल्ट भी नहीं हुआ होगा। अच्छा, फिर उस बच्चे को प्री रिजल्ट क्लास में देख के एक दफ़ा काउंट करते हैं, फिर उसी बच्चे को किसी दूसरी क्लास में शिफ्ट हुआ देख के दोबारा से काउंट कर रहे होते हैं। तो हम इतने जालिम नहीं हैं। ये सिर्फ HR की कॉस्ट है। अगर आप सिर्फ रेंटल्स और बिजली वगैरह को सोचें तो तकरीबन सेशन का 1.5 से 2 करोड़ उस पर लग जाता है। ये मोटे मोटे से 2 खर्चे हैं। उसके अलावा मतलब ये जिस तरह के कैंपसेस में हम जिस तरह की तोड़ फोड़ करके जो कर रहे होते हैं उसमें हमारा पर मंथ रिपेयर मेंटेनेंस की मद में तकरीबन 2.5 से 3 लाख रुपए लग जाता है। और छोटी छोटी सी चीज़ें, वासा के कनेक्शन, फलाना कनेक्शन, ये वो। तो उस सब में ना ऐसा लगता है कि अगर एक बंदा बात करेगी जी हम लोगों को सर्व करना चाह रहे हैं, तो आप लोगों को अजीब सा लगता है कि अजीब सी बात कर रहा है, ऐसे थोड़ी होता है। असल में जब इतने खर्चे होते हैं ना तो उसको फिर कमाने के लिए आपको थोड़ी चालबाजी चाहिए, थोड़ी सी चोर बाजारी चाहिए, उल्टी सीधी पॉलिसियाँ चाहिए, कुछ इस तरीके से चाहिए कि आप लोगों से अच्छे खासे पैसे ले लें और फिर उनको पैसे वापस ना करें। तो हम अपनी ना थोड़ी सी बेनोवलेंट पॉलिसीज़ बनाने के चक्कर में अपना उतना रेवेन्यू जो आप लोगों के कागज़ की शीटों पे जो कैलकुलेशन होती है, हम उतने रेवेन्यू तक नहीं पहुंच पाते। अल्लाह का शुक्र है, अल्लाह का करम है, मैं बीइंग अ टीचर इसलिए मुतमईन होता हूँ कि मैं टीचर हूँ, तो मैं बहैसियत टीचर कुछ ना कुछ अर्न कर लेता हूँ। तो अगर प्रोजेक्ट लॉस में हो, ब्रेक इवन पे हो या ब्रेक इवन से थोड़ा सा कम हो, तो जो मेरी टीचर की कैपेसिटी में अगर मेरे पास पैसे आते हैं, मुझे उससे सिस्टम चल जाता है। अल्लाह का शुक्र है, मुझे बहुत ज़्यादा कोई, शायद आपने कभी बहुत ही ज़्यादा एक्स्ट्रा सूटेड बूटेड होके नहीं देखा हो, तो अल्लाह का शुक्र है को बहुत ज़्यादा उतनी ज़्यादा बड़ी भी नीड्स भी नहीं है जितनी आपके जहन में एक चार्टर्ड अकाउंटेंट के बारे में होती हैं कि चार्टर्ड अकाउंटेंट तो पता नहीं क्या क्या लुट मचा देता होगा। तो बस ये नन्हा मुन्ना सा इंट्रोडक्शन था। मैंने कोशिश की कि टाइम गुजरे, टाइम नहीं गुजर रहा, ताकि आपको लगे कि हाँ ठीक है 1.25 घंटे में बस इतनी सी बातें होती हैं, लेकिन ये दिन का वो टाइम है जो सबसे स्लो गुजरता है। इस टाइम में इतनी बरकत होती है ना कि हम पढ़ते जाएं, बात करते जाएं। अक्सर लोग बार बार घड़ी देख रहे हैं, घड़ी रुकी पड़ी है, नहीं चलता इस टाइम पे। सीलो की तरफ आते हैं। सीलो एक बड़ा गोल्डन सा पेपर है, बड़ा मज़ेदार सा पेपर है, मुनासिब सिलेबस है, आसान पेपर है, आराम से फेल हो जाता है। सीलो के बारे में एक गोल्डन जुमला मैं हमेशा कहता हूँ कि ये इतना आसान है कि फेल हो जाता है। बाकी सब्जेक्ट को फेल करने के लिए देखें, आप में से कोई कह रहा होगा सर मैंने FR1 इतना पढ़ा था, इतनी मेहनत की थी, ऐसे किया था, फिर जाके फेल हुआ। सीलो जिसका फेल होता है बहुत सहूलत से, क्योंकि पढ़ा तो होता ही नहीं उसने। तो सीलो फेल करने के लिए अच्छा पेपर है। कभी आपका मूड हो कि 2-3 पेपर उठाएं जिसमें से एक फेल करना हो, तो सीलो उठा लें, क्योंकि सीलो तो बंदा पढ़ेगा ही नहीं। क्यों नहीं पढ़ेगा? आसान बहुत है। कितना आसान है? इतना आसान है कि फेल हो जाता है, पढ़ने की ज़रूरत ही नहीं है। तो आज सीलो के थोड़े से मसले देखते हैं। हम देखेंगे कि हमने कौन सी बुक्स फॉलो करनी है, हमारे क्या इश्यूज़ हैं, पेपर का पैटर्न क्या है, सिलेबस आउटलाइन, टिप्स, टेक्निक्स, थोड़ी सी इसके ऊपर डिस्कशन करेंगे कि क्या है और किस तरह से चीज़ों को लेके चलेंगे। सबसे पहले तो आपको ये पता होना चाहिए, अगर किसी को नहीं भी पता तो उस तक ये बात पहुँचा दें कि सीलो अब कैद से आज़ाद हो चुका है।
ICAP की बहुत सारी पॉलिसीज़ को बच्चे बड़े अलग अलग तरीके से इंटरप्रेट कर रहे होते हैं, बट करंटली एज ऑफ नाउ, आज इस वक्त इस टाइम पे ICAP ने ये रूल दिया हुआ है कि किसी के ग्रुप ए के 2 पेपर पास हैं या नहीं हैं, वो सीलो का पेपर दे सकता है। तो सीलो एक ऐसा पेपर है जो अब आज़ाद हो चुका है, इवन बिगिनर स्टूडेंट PRC के फॉर्म बाद भी सीलो उठा सकता है। तो अब सीलो उठाने के लिए आपको कोई प्री रिक्विजिट नहीं चाहिए कि बीलो पास होना चाहिए, आपने ग्रुप ए को अटेम्प्ट किया हो या पास किया हो। तो सीलो इस वक्त बगैर किसी प्री रिक्विजिट किया, तो सीलो को आप कभी भी उठा सकते हैं। तो इसमें अगर कोई गलत फहमी है तो उसको निकाल दें दिमाग से। अब ग्रुप ए और बी का कॉन्सेप्ट ख़त्म हो गया है। अब जो है वो 6 पेपर्स ओपन हैं और 2 पेपर्स फंसे हुए हैं, FR2 और MFA फंसे हुए हैं, और बाकी आज की डेट में इस वक्त जब मैं बात कर रहा हूँ अभी तक फंसे हुए हैं। आगे क्या होता है, क्या अनाउंसमेंट आती है, ICAP क्या बात करता है, किसी अनसर्टेनिटी की बेस पे कोई डिसीजन मेकिंग ना करें। चूँकि मार्केट में ना कई तरह की खबरें गर्दिश कर रही होती हैं जी। कुछ कोई कहेंगे जी 30 से ऊपर आप लेंगे नंबर तो आपको MFA ओपन हो जाएगा, कुछ कहेंगे हौसला करो 2 हफ्ते बाद वैसे ही ओपन हो जाएगा, कुछ कहेंगे कोई नहीं ओपन होने वाला। ये ऐसे ही है जैसे डिस्क्वालिफिकेशन पे लोग हौसला देते थे और उन्होंने कह दिया लो जी आप डिस्क्वालीफाई हो गए। तो जितने मुँह उतनी बातें हैं। मैं हमेशा एक बात करता हूँ, जब तक ICAP के ऑफिशियल फेसबुक पेज पे या ICAP की ऑफिशियल वेबसाइट पे कोई नोटिफिकेशन ना आ जाए, आप लोगों ने भरोसा नहीं करना। चूँकि हो सकता है कि आपको थोड़ी सी र्यूमर्स बता के समटाइम कॉलेजेस भी मिस इन्फॉर्मेशन फैला रहे होते हैं ताकि वो अपने एडमिशन्स वगैरह सिक्योर कर लें। बाद में कहें जी ICAP ने कहा तो था, मुकर गया ICAP। तो ICAP जब कहेगा उस दिन मान लेना है कि ICAP ने ही कहा है, और जब तक ICAP ने नहीं कहा आपने किसी इस झांसे में नहीं आना कि हाँ ठीक है कोई बात नहीं, ये ओपन होने वाला है, ये ऐसे होने वाला है, ये ऐसे होने वाला है। लोग 6-6 महीने ज़ाया कर लेते हैं गलत होप में, तो गलत होप मत बनाएं, आप पढ़ना शुरू कर दें। अगर बीच में कोई उनकी नोटिफिकेशन आ गई, उस वक्त आप बैठ के एक दफ़ा देख लीजिएगा आप जो कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं, वो सही है या गलत है। रादर देन कि आप इंतज़ार करते रहे महीने तक नोटिफिकेशन कोई ना आए, जो पढ़ना था वो भी नहीं पढ़ा, और अगर आ भी जाए नोटिफिकेशन तो उस वक्त तक तो पढ़ा भी नहीं जा सकेगा वो वाला पेपर जो अचानक से आज़ाद हो गया। तो इसलिए डिसीजन मेकिंग आज के स्टेट्स पे करें। आज के स्टेट्स के मुताबिक FR2 और MFA इस वक्त ब्लॉक हुए हुए हैं ओइंग टू CMA और FR1। सीलो के मेन इश्यूज़ क्या हैं? सीलो शुरू करने से पहले कुछ तो पूछा होगा लोगों से, कैसा पेपर है, क्या है। आपको किसी ने क्या बताया सीलो के बारे में? कहते हैं छोटा सा पेपर है। सीलो के बारे में आपको क्या पता है? छोटा सा पेपर, सीलो के बारे में क्या जानकारी है? पूछा ही नहीं, मतलब इतना छोटा है कि पूछा ही है कि मतलब वो छोटा पेपर तो तब हो जब हमने इतना सोचा हो कि सीलो के बारे में भी पूछा जाएगा ये क्या है। सीलो के बारे में क्या जानते हैं? कुछ नहीं पता। सीलो बी लॉ का बड़ा भाई, ठीक है, एक कॉमन जवाब, बी लॉ का बड़ा भाई, बी लॉ से ऊपर का पेपर। और कोई सी लॉ के बारे में, मतलब फिर पर्सन टू पर्सन नहीं चलते, ज़्यादा लोगों ने पूछा ही कुछ नहीं। क्रैमिंग बहुत ज़्यादा है, और कुछ इसमें डेट्स, टाइम्स, लिमिट्स याद काफ़ी करनी पड़ती हैं, और भूल जल्दी जाता है। पहले तो याद नहीं होता, और जब याद होता है तो भूल जल्दी जाता है। और बी लॉ से काफ़ी डिफरेंट है। लाइक उसमें क्या था, इसके नोट्स नहीं बनाने पड़ते। ये गलत बात इन्होंने सुन ली है, ये जो है ना गलत जगह से ओपिनियन ले लिया है, जो है ना गलत डॉक्टर से मशवरा ले लिया है जी। और टू द पॉइंट चलते हैं, तो उधर की बात ही नहीं। याद है बी लॉ में सर वो अगर ऐसे करके वैसे करके तैसे करके अगर माइनर ने अनसाउंड माइंड के साथ एग्रीमेंट किया हो और अचानक से दोनों के मुल्कों के दरमियान लड़ाई छिड़ जाए, तो बताएं कॉन्ट्रैक्ट इम्पॉसिबल होगा या वेजरिंग होगा? अब बच्चा तो उसमें इतना गोल गोल घूम जाता है कि इफ़ के अंदर इतने सारे नेस्टेड इफ फंसा के और अपने आप को बड़ी उलझन में डाल लेता था। यहाँ पे उस तरह का चक्कर नहीं है, यहाँ बड़ी कंक्रीट बात है। बहुत सारी जगह मैं आपसे कहूँगा भाई ये जो लिखा हुआ है ना, बस ये लिखा हुआ है, इससे ऊपर भी नहीं सोचना, इससे कम भी नहीं सोचना। ये बड़ा सीधा सीधा सा लॉ है जो कंपनीज एक्ट है, वकीलों की तरह से नहीं सोचना। इसमें ज़्यादातर प्रोसेस हैं, ज़्यादातर प्रोसीजर्स हैं, ज़्यादातर इतने दिन में ये होना है, इतने वक्त में ऐसे होना है, ये ऐसे होगा, ये ऐसे होगा, ये ऐसे होगा। और क्या सुना है? सुने कभी कभी न्यूमेरिकल का टच भी आ जाता है। ICAP अपना सारे तजर्बे करता रहता है इस पेपर के साथ। जब बच्चों को बहुत आसान लग रहा होता है तो पेपर में अचानक से 2 न्यूमेरिकल आ जाते हैं। आज बच्चे कैलकुलेटर भी नहीं लेके गए होते,
वो तो सी लॉ का पेपर देने गए होते हैं। तो आई कैप कभी भी इसमें सरप्राइजेस भी दे देता है। छोटा सब्जेक्ट है ना, छोटा सिलेबस है, जब पेपर बनाने बैठो और समझ आएगी तो सारे पास कर लेंगे, तो फिर एग्जामिनर भी बीच में साइंस निकालने की कोशिश करेगा। लेकिन लकी बात यह है कि उतनी ही साइंस निकालेगा जितनी किताब में, फ्रेमवर्क से बाहर नहीं निकल सकता। अगर हमने पूरा सिलेबस समझा हुआ है और जहन नशीन किया हुआ है तो वो सवाल ट्रिकी बना के शायद हमारी ड्राफ्टिंग से खेल सकता है, लेकिन हमारा नॉलेज जितना हमने लिया होगा उससे ऊपर की कोई चीज़ नहीं होगी उनके पास। पूछते हैं जी मिस्टर कंप्यूटर से। मिस्टर कंप्यूटर ने कहा सबसे पहला प्रॉब्लम है कंसिडरिंग इट एन इजी। सी लॉ का सबसे बड़ा दुश्मन सी लॉ खुद है, क्योंकि ये इतना आसान है कि फेल हो जाता है। आप बहुत सहूलत में रहते हैं, आप कहते हैं छोटा सा पेपर, आसान सा पेपर है, ठीक है देख लिया जाएगा। फिर जैसे भाई ने कहा रिटेंशन एंड क्रैमिंग, क्रैमिंग और रिटेंशन, क्रैमिंग है याद करना और रिटेंशन है उसे संभाल के रखना। आप आगे आगे याद कर रहे होते हैं, पीछे से फिसले जा रहा होता है। तो इसलिए फिर क्या होता है कि ये तो पोस्ट रिजल्ट क्लास है, जब प्री रिजल्ट क्लास होती है तो हम 2 दफ़ा सिलेबस ख़त्म करते हैं। हम 1 दफ़ा सिलेबस पढ़ते हैं, फिर उसके बाद फास्ट ट्रैक में फिर से सिलेबस पढ़ते हैं, ताकि जो लोगों को भूल गया दोबारा से पक्का हो जाए, और जब पेपर के करीब पहुंचे तो उन्होंने रिसेंटली ज़रा ज़्यादा सारा पढ़ा हुआ हो। तो इधर हमारा पोस्ट रिजल्ट का बैच चल रहा होगा और साथ में फास्ट ट्रैक शुरू हुआ होगा, तो हो सकता है उस टाइम पे आप में से कुछ लोग कहें सर हम अभी भी सही से नहीं पढ़ पाए। लोग प्री रिजल्ट में पढ़ना शुरू करते हैं, फिर पोस्ट जब अनाउंस होता है कॉलेज की तरफ से तो उन्हें एक न्यू रे ऑफ होप नज़र आता है। वो कहते हैं जी सर अगर अभी तक हमने ना पढ़ा हो तो क्या पोस्ट में पहले दिन पढ़ के हम कामयाब हो सकते हैं। अब जब पोस्ट आगे पहुंचा हुआ होगा और फास्ट ट्रैक स्टार्ट होगा ना, तो आप में से कुछ लोग कहेंगे सर अगर अभी तक ना पढ़ा हो, ये फिर भी कोई मसला नहीं है। मुझे आई कैप की रिवीजन क्लासेस से 2-3 दिन पहले ईमेल आती है कि सर अगर अभी तक ना पढ़ा हो तो क्या ये पढ़ के पास हो सकते हैं। क्वाइट इंटरेस्टिंग, कुछ लोग उस वक्त भी पढ़ के पास कर लेते हैं। जिसने पास करना होता है वो कभी भी पास कर लेता है, और जिसने नहीं करना होता वो सिर्फ टाइम गुजारता रहता है। तो इसमें 2 प्रॉब्लम है, रिटेंशन और क्रैमिंग, जिसके सोल्यूशन पे हम एंड तक पहुंचेंगे कि अब इसका हमने सोल्यूशन किस तरह से निकालना है। हाउ टू अटेम्प्ट आई कैप क्वेश्चन, वही टिपिकल मसला जो बी लॉ में होता था वही टिपिकल मसला सी लॉ में भी है। बी लॉ में भी नहीं समझ आता था सवाल कैसे सॉल्व करना है, सी लॉ में भी नहीं समझ आता सवाल कैसे सॉल्व करना है। इंटरेस्टिंग बात यह है कि जब आपने सवाल को सॉल्व करना है तो आपको पता होना चाहिए कि उसने हमसे मांगा क्या क्या है। क्या आप लोगों को टाइप 1, टाइप 2, टाइप 3 सवालों वाली बात याद है? कुछ इस तरह की बात हुई थी बचपन में। तो अगर आप लोगों ने बी लॉ पढ़ा हुआ है तो वहाँ पे मैं बात करता हूँ कि 3 तरह के सवाल होते हैं। टाइप 1 कहते हैं क्रैमिंग वाले सवाल को, जो है जैसा है रट्टा मार लेना है। टाइप 2 सवाल सीम्स लॉजिकल, बड़ा टेढ़ा सा सवाल होता है, एंड पे सीधा सीधा सा पूछा हुआ होता है कि लिस्ट डाउन कर दो। टाइप 3 सवाल सिचुएशन देख के आपसे ओपिनियन पूछ रहे होते हैं। बी लॉ में टाइप 1 और टाइप 3 की मिक्सिंग बहुत होती थी, सी लॉ में टाइप 1 और टाइप 2 की मिक्सिंग बहुत होती है। तो अच्छी खबर ये है कि यहाँ पे जवाब को ड्राफ्ट करने के लिए बहुत अच्छी इंग्लिश नहीं चाहिए, जितना बी लॉ में जिस लेवल की अगर आपने प्रैक्टिस की हुई है उससे एडिशनल प्रैक्टिस की सी लॉ में ज़रूरत नहीं है। सी लॉ में सवाल समझने के लिए दिमाग चाहिए, सवाल का जवाब लिखते हुए आपको ज़्यादातर टाइप 2 सवाल होंगे तो ज़्यादातर जवाब सीधे सीधे होंगे, जो प्रोसीजर होगा आप वो बता रहे होंगे। क्लियर? ये एक रिमाइंडर होगा। तो कॉल तो मेरे तक पहुंचती नहीं कोई जी। तो क्या ये बात समझ आ रही है? किस तरह से अटेम्प्ट करना है वही टाइप 1, टाइप 2, टाइप 3 वाली बात है, लेकिन हम बीच बीच में जब पास पेपर्स की थोड़ी सी प्रैक्टिस करेंगे, जब हम कुछ और चीज़ों को लेके चल रहे होंगे तो फिर मैं आपको बताऊंगा कि अब सवाल को किस तरह से हमने करना है। फिर प्रॉब्लम क्या है? शॉर्टकट, सिलेक्टेड स्टडी। सिलेबस को समझने के बाद जो है ना आपको पता लग जाता है कि ये 7 चैप्टर्स कर लो और गेम ऑन है। तो जो 7 चैप्टर कर लेते हैं आई कैप का उस दफ़ा मूड थोड़ा सा चेंज होता है, वो उन 7 चैप्टर्स में से 4 नंबर का पेपर बना रहा होता है और बाकी 5 में से सारा पेपर बना दिया होता है। कुछ ऐसी अटेम्प्ट्स हुई हैं कि आई कैप का सारा पेपर सिर्फ 7 चैप्टर्स में से आया, 12 में से, और 2 ज़रूरी चैप्टर्स छोड़ दिए और गैर ज़रूरी चैप्टर्स में से सवाल पूछ लिए। तो पहली छोटा सा सिलेबस है, लेकिन बहुत सारे लोग उसमें फर्दर शॉर्टकट लेके चलने की कोशिश कर रहे होते हैं कि हम ऐसा कर लें, ऐसा कर लें, ये भी छोड़ दें, ये भी छोड़ दें। फिर आता है सी लॉ का असल मसला, हैवी नेबर्स। सी लॉ के पड़ोसी बहुत जालिम है। सी लॉ के पड़ोस में क्या है? ऑडिट, MFA, R2।
सीलो की बारी नहीं आती पूरे दिन। आप घर जाके सोचते हैं पहले मैं एमएफए तैयार करूँगा, फिर मॉडरेट तैयार करूँगा, फिर सीलो। पहले एमएफए तैयार करते हैं, फिर ऑडिट के बारे में सोचते हैं क्या मैं इसे कल पे शिफ्ट कर सकता हूँ, नहीं चलो थोड़ा सा पढ़ लेता हूँ, थोड़ा सा कल पे। सीलो तो सोच ही नहीं ना रहे, उस गरीब तक तो पहुँची नहीं कहानी। वो तो वीकेंड पे आप सोचेंगे कि इस वीकेंड थोड़ा सा चिल कर लेता हूँ, अगले वीकेंड से सीलो को मैं रिवाइज करना शुरू करूँगा। तो सीलो का प्रॉब्लम है कि सीलो भारी पेपरों के दरमियान है। जब भारी के दरमियान है तो ये हौसला होता है कि ये कम सिलेबस है तो हम इसको करना शुरू कर दें। लेकिन इसका एक नुकसान ये होता है कि इस गरीब की बारी नहीं आ पाती, हम वो हैवी ही सब्जेक्ट करते रह जाते हैं। तो सीलो को अगर सिर्फ आपने इज्जत दे दी ना, सिर्फ सीलो को इसका ड्यू मकाम दे दिया, सिर्फ 1 घंटा दिन का इसको वाकई ही दे दिया, इसने परेशान नहीं करना। ये बेचारा सिर्फ इतनी सी चीज़ डिमांड करता है। एक लेक्चर आपने लिया और घर जाके आपने 1 घंटा दिया, इससे ज़्यादा इसको टाइम देने की ज़रूरत ही नहीं है। लेकिन इससे कम टाइम देना तकलीफ दे। रिजल्ट से पहले आप आते, प्री रिजल्ट में आते तो शायद मैं 50 मिनट कहता, मैं 1 घंटा भी ना कहता। अब चूंकि टाइम थोड़ा सा कम हो गया है तो अब हमें 1 घंटा अ डे जो है इसकी तरफ लगा देना चाहिए। तो इसके नेबर्स इसको मुश्किल बना देते हैं, इसके पड़ोस में इतनी सारी चीज़ें हैं कि ये सही से नहीं हो पाता। सिलेबस क्या है? सिलेबस बड़ा इंटरेस्टिंग सा है। एक तो पहले ही छोटा पेपर है, ऊपर से उन्होंने इसको 5 ग्रेड्स में डिवाइड कर दिया है। एक ग्रेड, पहली ग्रेड इनकॉर्पोरेशन एंड इश्यूएंस ऑफ शेयर 15 से 20 नंबर की वेटेज है। नंबर कितने? 15 से 20। और ग्रेड में चैप्टर्स कितने हैं? 1 2 3 4 चैप्टर्स की मिला के कितनी ग्रेड है? 15 से 20। आप कहते हैं सर ये ज़रा ज़्यादा है, कोई ऐसी जगह बताएं कि 15 से 20 कम मेहनत से हो जाए। तो फिर एक ग्रेड आती है अकाउंट्स एंड डिविडेंड, ग्रेड डी। 2 चैप्टर्स उसी 15 से 20 नंबर के लिए। आप कहते हैं अगर इससे भी कम मेहनत हो सके तो और कोई तरीका, तो फिर एक ग्रेड आती है ई, वाइंडिंग अप, 1 चैप्टर 15 से 20 नंबर के लिए। ये देखते ही लोग कहते हैं सर बस अब आपने नहीं बताना, अब मुझे पता है मैंने क्या करना है। अगर 3 चैप्टर से आपके 30 से 40 नंबर कवर हो जाएं, 6.5 सफ़े का चैप्टर, तकरीबन 6 सफ़े का चैप्टर, 2 सफ़े का चैप्टर, तो अगर 14 सफ़ों में 15 सफ़ों में आपका 30-40 नंबर फंसा हुआ है तो फिर फेल होने वाला कितना जलील होगा, कितना। ये दूसरा वाला है, ये गए कुछ कोई मोटरसाइकिल डायरेक्ट अंदर आके बजी है लगता है जी। तो ये दूसरा वाला है, एक होता है एडजेक्टिव जलील, एक होता है वर्ब। पता नहीं आप समझ पा रहे हैं नहीं। एक होता है नहीं ये तो बंदा ही बड़ा जलील है, ये तो एडजेक्टिव हो गया ना कि बंदा कैसा है, जलील है। एक ये बंदा जलील हो रहा है, तो बंदे पे जो कैफियत गुजर रही है वो जलालत है। तो मैं ये नहीं कह रहा कि सीलो में फेल होने वाला जलील है, मैं कह रहा हूँ सीलो में फेल होने वाला जलील हो जाता है। तो अब ऐसा ना हो कि आप लोग अचानक से कहेंगे सर ने तो जाना बेइज्जती कर दी कि सीलो में जो फेल हो रहा है वो जलील आदमी है। नहीं, उसके साथ जलालत होगी। जो इतने से सिलेबस में फेल हो जाता है ना, वो फिर मुंह छुपाता फिर रहा होता है, आप बता नहीं पाते लोगों को। मुझे कई दफ़ा बच्चे आके जब कहते हैं ना सर मैंने आपसे पूछना मैंने इतने पेपर दिए थे, तो वो बताता है सर मैंने 3 पेपर दिए थे और सर ये 2 में नहीं समझ आ रहा कि क्या मसला है। तो मैं खुद ही से पूछता हूँ अच्छा वो सीलो का क्या बना? सर वो मसला इन 2 में आ रहा है, ज़रा इन 2 के बारे में। वो उसको बताते हुए शर्म आ रही होती है कि मैं कैसे कह दूँ कि सीलो फेल हो गया। तो इतना आसान पेपर है कि इसको तो फेल करना भी जो है ना वो क्राइम है। तो जिसका ये फेल हो जाएगा वो तो फिर बहुत मुश्किल हो जाएगी। तो आज सोच लें, कोई मसला नहीं है, हमें कोई ऐसा ना पैसे कमाने की जल्दी है ना कुछ और। आप मैनेजमेंट से कहें कि सर ने मुझे डरा दिया है, मुझे बुरा वसा लग रहा है, मैं तो अक्सर पेपर दे के फेल करने का इरादा रखता हूँ, तो मैं तो पेपर इसलिए दे रहा होता हूँ कि चलो 3 पेपर दे दें, 1 पास हो जाए, 2 रह जाएँ, दोबारा से दे दिए जाएँ। तो अगर आप इस इरादे से सीलो उठा रहे हैं तो अभी जाके उनसे कह दें जी मुझे रिफ़ंड कर दें, मैं जनाब नहीं पढ़ने लगा। पहले 7 दिन तक तो मसले ही कोई नहीं, ट्रायल चल रहे हैं और आप उन्हें जाके कह सकते हैं जी मेरा गलत फैसला हो गया था, सर तो जज्बाती निकले, सर वाकई पढ़ा रहे हैं, तो मैं तो सुना था सीलो में पढ़ाई नहीं होती। तो सिलेबस बड़ा मज़ेदार है। देन आती है हमारे पास 2 ग्रेड्स, ये ग्रेड हमारी 20 से 30 नंबर की और ये ग्रेड हमारी 20 से 25 नंबर की। तो सिलेबस 5 ग्रेड्स में डिवाइड हुआ है और तकरीबन हर चैप्टर का एक टारगेट है।
चैप्टर 1 क्या कहता है, कंपनी क्या होती है, कंपनी कितनी तरह की होती है और कंपनी की रजिस्ट्रेशन का स्टार्ट किस तरह से होता है। कुछ पुरानी बातें हैं, पब्लिक कंपनी, प्राइवेट कंपनी, लिस्टेड अनलिस्टेड, शेयर्स वाली कंपनी, बगैर शेयर्स वाली कंपनी, होल्डिंग सब्सिडरी। तो कुछ बातें पुरानी होंगी, कुछ नई बातें होंगी। पहले आपने कॉन्सेप्चुअली समझा हुआ था, आप समझने के बाद आपने रट्टा भी लगाना है। तो चैप्टर 1 कंपनियों का सारा इंट्रोडक्शन, कंपनी क्या है, काफ़ी बोर चैप्टर है, लेकिन प्रॉब्लम है कि हमें स्टार्ट यहीं से करना पड़ता है। देन आता है मेमोरेंडम एंड आर्टिकल्स, ये बताता है कंपनी बनती कैसे है, कंपनी की जो मेन डॉक्यूमेंट है मेमोरेंडम और आर्टिकल्स, ये क्या होते हैं, किस तरह से हम चीज़ों को स्ट्रक्चर करते हैं, हम कैसे अथॉरिटीज़ को बताते हैं कि हमने कंपनी रजिस्टर करानी है, वो हमें कैसे रजिस्टर करते हैं, और फिर हमारी कंपनी कैसे चलना शुरू होती है। जी प्रैक्टिकल, ये पूरा पेपर ही प्रैक्टिकल है। यहाँ बीलो की तरह हम हवाई बात नहीं करेंगे कि 500 से ऊपर की घोड़े पे लगाई गई शर्त जो है वो अलाउड है, ना कुछ तुक समझ आती है ना कुछ और। या अगर आप ख़त भेज देंगे और ख़त पहुंचने वाला पहले मर गया और ख़त भेजने वाला ऐसे हो गया, और ख़त अगर रास्ते में 2.5 महीने तक नहीं पहुंचा तो ख़त भेजने वाले ने कितना इंतज़ार करना है। वो बड़ी पुरानी 1872 का कानून पढ़ रहे थे, ये 2017 का कानून है, बहुत ज़्यादा टाइम नहीं हुआ और इसमें साथ साथ चेंजेस आती रहती हैं। तो इस वक्त हम लेटेस्ट प्रैक्टिकल कानून पढ़ेंगे कंपनियों के बारे में। चैप्टर 5 शेयर कैपिटल, शेयर्स किसे कहते हैं, शेयर्स कितनी तरह के होते हैं, शेयर्स सर्टिफिकेट क्या होते हैं, शेयर्स के बारे में क्या रूल्स एंड रेगुलेशंस है, ये वाली बातें। और ये आधा चैप्टर आपको पहले से आता है। मैं आपसे पूछ रहा हूँ ऑथराइज और पेड अप कैपिटल का फ़र्क क्या है, मैं आपसे पूछ रहा हूँ फेस वैल्यू किसे कहते हैं, मार्केट वैल्यू किसे कहते हैं, लेकिन बड़ा मज़ेदार सा छोटा सा चैप्टर है। देन प्रोस्पेक्टस एंड कमेंसमेंट ऑफ बिजनेस, कंपनी किस तरह से अपने शेयर्स मार्केट में इशू करती है और अपना बिजनेस स्टार्ट कैसे करती है। हर चैप्टर का अपना थीम है। डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रॉफिट, डिविडेंड को बताएगा, डिविडेंड कितनी तरह का होता है, डिविडेंड कैसे दिया जाता है, डिविडेंड देने का क्या प्रोसेस है, नहीं देंगे तो क्या होगा। फिर अकाउंट्स, अकाउंट्स क्या हैं, किस तरह से चलते हैं, अकाउंट्स में मोटी मोटी क्या चीज़ें हैं, क्या पैटर्न होता है, कंपनी ने कौन कौन से अकाउंट्स बनाने हैं और सालाना बेसिस पे क्या क्या चीज़ें जमा करानी है वो बताने हैं। इंट्रोडक्शन टू वाइंडिंग अप, कंपनी बंद कैसे होती है, कंपनी का प्रोसेस हम बनाने का तो सीखते हैं, फिर कंपनी को वाइंड अप करने का, बंद करने का भी प्रोसेस सीखते हैं। तो हर चैप्टर का अपना एक टारगेट है। इधर डायरेक्टर्स क्या होते हैं, कौन लोग होते हैं, कंपनी को कैसे चलाते हैं, चीफ एग्जीक्यूटिव और अदर ऑफिसर्स कौन है, उनका कंपनी में क्या रोल है, कंपनी के मेंबर्स की, डायरेक्टर्स की मीटिंग्स, रेजोल्यूशंस ये किस तरह से होती हैं, मॉर्गेजेस एंड चार्जेस, जो लोन्स दिए हुए हैं उसके ऊपर जो सिक्योरिटी होती है उसके क्या रूल्स हैं, एंड कंपनी की इन्वेस्टमेंट्स एंड डिस्क्लोजर ऑफ इंटरेस्ट। तो कंपनी हमारा सब्जेक्ट मैटर है, कंपनी कैसे बनती है, कैसे चलती है, वो क्या करती है, वो अपने लोगों को किस तरह से साथ लेके चलती है, ये सारी बातें जो है वो हमें पूरे कंपनी लॉ में समझ आती हैं। सारे कंपनी लॉ के पीछे, सारे इस सिलेबस के पीछे सिर्फ एक लॉ है, कंपनीज एक्ट। सिर्फ ये एक चैप्टर है, चैप्टर 6, जिसके पीछे सिक्योरिटीज एक्ट एक और लॉ है। तो इस चैप्टर में हम अगर सवाल लिखा नजर आएगा सिक्योरिटीज एक्ट के मुताबिक जवाब दें तो हम उसके मुताबिक चलेंगे, बाकी सारे चैप्टर्स में एक ही लॉ है। तो मेनली 90% ऑफ द बुक में हम एक लॉ पढ़ रहे हैं और सिर्फ एक चैप्टर में दूसरे लॉ के थोड़ी सी 2-3 सफ़े पढ़ रहे हैं। डन। तो ये सिलेबस है। सिलेबस का एनालिसिस अगर हम करें ग्रिड वाइज 1 to 5 6, आईकेएप ने कहा 15 से 20 और औसतन कितना पूछा, 17.5, 10.5, 10, 18, 56। अगर मैं एवरेज निकालूं तो 14% उन्होंने ऑन एवरेज यहाँ से पूछा है। ग्रिड कितनी है, 15 to 20। इंटरेस्टिंग बात है कि ये वाला लास्ट लाइन आइटम है, ये इस दफ़ा उन्होंने इस ग्रिड में डाला है, पहले ये इस ग्रिड में होता था 7-10 वाली ग्रिड में। तो स्टिल इसके आने के बाद भी कोई बहुत ज़्यादा तूफ़ानी हमें वो नज़र नहीं आ रहा। हाँ, वेरिएशन काफ़ी ज़्यादा है, आप ये देखें 18 भी है और 10 भी है। फिर ये ग्रिड आईकेएप ने कहा हम पूछेंगे 20 से 25 नंबर का, और कितना पूछ रहे हैं, तो यहाँ 20 से 25, यहाँ ऊपर चले गए, यहाँ इस तरह से। तो अगर आप देखें 24, 25, 24 एक अटैम्प्ट ऐसी है जिसमें गड़बड़ हुई है। उस अटैम्प्ट की बेस पे ये नहीं सोच सकते कि हर दफ़ा गड़बड़ होगी, लेकिन आपको एक ट्रेंड नज़र आ रहा है कि कभी भी अचानक से कुछ भी हो जाता है। यानी अगर आप देखें तो ये यहाँ पे उन्होंने इन 2 से सवाल ही नहीं पूछे, यहाँ 3 में से सिर्फ एक MCQ पूछा और एक चैप्टर से सारे सवाल पूछ डाले। तो कोई पैटर्न नहीं है, क्योंकि उन्हें पता है छोटा सा सिलेबस है, उस सिलेबस में फैल जाते हैं और जगह जगह से अपनी पसंद से सवाल उठा के देना शुरू कर देते हैं। एंड सम टाइम वो अपनी ग्रेड को थोड़ा बहुत प्लस माइनस कर देते हैं।
ये जो 20 से 30% की ग्रेड है, 31.5, 26, 17, 24, औसतन 25% यहाँ से पूछ रहे हैं। फिर 15 से 20 नंबर की ग्रेड 9, 11, 12, 16, 28, 16, ऑन एवरेज 18%। ये अच्छा लगा देख के। 2 चैप्टर्स ऑन एवरेज 18%, 4 चैप्टर ऑन एवरेज। फिर आखिरी एक अकेला चैप्टर 17% की एवरेज, 15, 15.5, 20, 18, जब वेटेड एवरेज निकाली तो वो 17%। जब इस तरह की शीट हमारे सामने हो ना और एक्सेल पे हो तो दिल करता है बंदा उसे सॉर्ट करे, और सॉर्ट करके ना परसेंटेज के हिसाब से ऊपर नीचे कर ले। पता नहीं आप समझे या नहीं समझे। हर चैप्टर के आगे लिखा हुआ है कि कितने % वहाँ से सवाल आए, देख रहे हैं। तो अगर इसको किसी और तरह से सॉर्ट करें तो हमें पता लग जाता है कि इन 4 चैप्टर्स में से 60% पेपर आया है। अब समझ आया वो सिलेक्टिव स्टडी वाले कौन लोग होते हैं। इस तरह का एनालिसिस जिसमें टीचर बताता है इन पे बहुत अच्छा तवज्जो देनी है, तो बहुत अच्छी को कट कर देता है और वीडियो क्लिप रिलीज करता है कि सर ने कहा था इस पे तवज्जो देनी है। तो ये 4 चैप्टर से औसतन 60%, 10, 11 यूँ समझे, 8, 10, 11, 12 आखिरी 5 में से एक को माइनस कर दें। फिर मॉडरेटली इंपॉर्टेंट 3 चैप्टर्स, इन 3 चैप्टर से 22% आ रहा है। स्लाइटली लेस इंपॉर्टेंट 5 चैप्टर्स। तो 3 हिस्सों में सिलेबस को डिवाइड कर दिया ऑन द बेसिस ऑफ कि आईकेप की टेंडेंसी ऑफ आस्किंग क्या है। मैंने किसी भी ग्रेड के साथ वर्ड इंपॉर्टेंट मिस नहीं किया है। ये नहीं कहा है कि टू बी इग्नोर्ड 5 चैप्टर्स, समटाइम्स टू बी सीन एंड ऑलवेज टू बी सीन चैप्टर्स। तो ये 3 कैटेगरीज बनी है। क्लियर? पेपर पैटर्न बिल्कुल बीलो वाला है, वही 15% MCQs। तो जो बीलो पढ़ के आ रहे हैं उनको बताना आसान है। जिन्होंने बीलो नहीं पढ़ा हुआ, कोई ऐसा तो नहीं जिसने बीलो सिरे से नहीं पढ़ा हुआ, बस ठीक है। अगली दफ़ा से ये प्रॉब्लम होगी कि PRC के बाद लोग सीलो उठा लिया करेंगे। तो अभी इस वक्त आप लोग तो बिल्कुल बीलो वाला पैटर्न है। 15 नंबर के MCQs, 85% सब्जेक्टिव। आईकेप कहता है 40% नॉलेज बेस्ड होगा, 60% एप्लीकेशन बेस्ड होगा। ये आईकेप ने एक और जगह कहा था जिसको हम साथ लिख देते हैं। औसतन इस दफ़ा के पेपर में तकरीबन था कोई 40 से 42 नंबर के रट्टे वाले सवाल थे। इस दफ़ा तो उलट हुआ, उसने बीलो में ज़्यादा रट्टा पूछ लिया। बीलो 50 टप गया था सिर्फ रट्टे वाले सवालों से। तभी तो आप लोग इतने फ़ख्र से यहाँ पे बैठे हुए। यही अगर अंग्रेज़ी वाले सवाल होते तो बस फिर तो गया था काम। चलें, बचत हो गई। बुक कौन सी फॉलो की जाए? आपको याद होगा मैंने बीलो में भी आपको या अपने किसी भी सब्जेक्ट में आपसे कहता हूँ कि अगर आप आईकेप की किताब पढ़ने में इंटरेस्टेड हैं, पढ़ना चाहते हैं तो कोई मसला नहीं, आप किताब को देखें, किताब के मुताबिक सोचें कि क्या है, किस तरह से पढ़ना है, कैसी चीज़ों को लेके चलना है। और फिर उसके बाद जो मेरी किताब है, जो मेरे हैंडआउट्स हैं, जो मेरे नोट्स हैं, आप इनको यूज़ करेंगे तो आपको इसमें थोड़ी सी सहूलत लगेगी। इसमें शॉर्ट पॉइंट्स, बुलेट्स वगैरह ये मैंने खुद बंद किया है, ठीक। शॉर्ट पॉइंट्स, बुलेट्स वगैरह बनी हुई होंगी और उससे याद करना आसान होता है। तो बीलो में शायद आपके आसपास के लोगों ने कहा नहीं नहीं, जो आईकेप की किताब छोड़ता है वो गुमराह हो जाता है। आप 2-2.5 महीने शायद इस कश्मकश का शिकार रहे हो, शायद बहुत सारी दफ़ा किताब खोली हो, 2-3 दफ़ा पढ़ी हो, और उसके बाद आपको अल्टीमेटली आखिरी महीने समझ आ गया हो कि सिर्फ आपने 2.5 महीने बर्बाद किए। वही सारी बातें जो आईकेप की होती हैं, सिर्फ क्या होता है बीच बीच में एग्जांपल्स आ रही होती हैं, सवाल आ रहे होते हैं, तो ऐसा लग रहा होता है ज़्यादा लिखा हुआ है। मैंने सिर्फ वो नोट्स वाला पोर्शन इकट्ठा कर दिया होता है, बुलेट्स बना दिए होते हैं, आसान कर दिया होता है लैंग्वेज, तो लग रहा होता है कि कहीं कुछ मिस तो नहीं हो गया। सेम गोज़ विद सीलो, कि सीलो में भी अगर आईकेप में जो चीज़ें लिखी हुई हैं वो हमारी किताब में भी लिखी हुई हैं। तो अगर बीलो में तजर्बे करने के बाद आप एंड पे इस नतीजे पर पहुँच गए थे कि आप किताब यूज़ कर सकते हैं, तो आप यहाँ पर भी किताब यूज़ कर सकते हैं। तो आप सीलो में मेरी किताब को यूज़ कर सकते हैं। उसमें नोट्स, हैंडआउट्स, चीज़ें, छोटी छोटी सी बातें वो अलग अलग तरीके से दी हुई हैं, आप उसको यूज़ कर सकते हैं। तो सीलो मेड इजी इज़ द बुक जो आपको सपोर्ट करेगी। सॉफ्ट कॉपी में आप सब लोगों को अवेलेबल हुई हुई होगी, जो हमारी क्लास के व्हाट्सएप ग्रुप बने होंगे। व्हाट्सएप ग्रुप भी मेरे ख्याल में को 5-6 तरह के उन्होंने बना दिए हैं मैनेजमेंट वालों ने, कि वो शायद वो कम्बो अलग, फिज़िकल अलग, ऑनलाइन अलग, फिर उसमें भी शायद मेल और फीमेल की भी अलग अलग। तो कुछ शायद 6 ग्रुप्स इस क्लास के शायद बन चुके हैं, ऐसे ही है 6 ग्रुप्स।
आप लोगों को हमने तोड़ दिया है ताकि किसी भी जगह बच्चे इकट्ठे होकर पावर में ना आ सकें, एहतजाज ना करें। जहाँ इकट्ठे हों ज़्यादा से ज़्यादा 12-13 इकट्ठे हो जाएं, उन्हें पता ही ना हो कि हमारे अलावा। अच्छा, और हम उस ग्रुप में कहें कि सिर्फ आप लोगों को मसला है, बाकी सब तो ईजी है। वो जब इकट्ठे 150 बच्चों को मसला होता है ना, तो वो ग्रुप में शोर मच जाता है। तो खैर मैनेजमेंट ने ऑन द बेसिस ऑफ कि आपके पास क्या चीज़ है, क्योंकि फिजिकल ओनली का मतलब है आप सिर्फ फिजिकली क्लास में आ रहे हैं और आप मानते हैं कि आप हर दिन क्लास ले सकेंगे, ऐसा आप मानते हैं। थोड़ा सा आगे जाके आपको एहसास होता है कि नहीं, गड़बड़ हो गई, मैं तो बीच में छुट्टियां करता हूँ। फिर आप मैनेजमेंट के पास जाते हैं तो आपसे कहते हैं अच्छा जी थोड़े से ऊपर पैसे दे के आप कम्बो में आ सकते हैं। लेकिन जो अच्छे सियाने बच्चे हैं वो पहले दिन से कम्बो उठा लेते हैं। उन्हें पता होता है कि ये मैं अपने ऊपर गलत तजर्बा मत करूं, मैं अक्सर क्लास छोड़ दिया करूंगा तो मुझे साथ में रिकॉर्डिंग मिलेगी। और कुछ स्टूडेंट्स होंगे जो सिर्फ ऑनलाइन में होंगे, उनको सिर्फ और सिर्फ ऑनलाइन इसकी वीडियो रिकॉर्डिंग मिल रही होंगी। तो 3 तरह के स्टूडेंट हैं, तो वो 3 तरह के व्हाट्सएप ग्रुप और फिर ख़वातीन का अलग से, तो 6 तरह के व्हाट्सएप ग्रुप हमारे पास मौजूद है। आपको तो तकलीफ नहीं होनी है, आपको तो एक नज़र आना है, हमें तकलीफ होनी है कि हमें जाके जो है ना, मैं लेबल लगा लगा के थक गया रात, कितने सारे लेबल्स। तो ये इस तरह से हमारा है। तो बुक्स में आप सीलो मेड इजी बुक को आराम से यूज़ कर सकते हैं, उससे आपके मसले मैक्सिमम हल हो रहे होंगे। डन। ओवरऑल टिप्स एंड टेक्निक्स क्या है, ओवरऑल टिप्स करना क्या है। अब आप पोस्ट रिजल्ट में आए हैं तो मैं ये तो नहीं लिखूंगा कि आपने इस पेपर को मस्ट अटेम्प्ट करना है, क्योंकि अब तो आपने अटेम्प्ट करना ही करना है। आपने सिर्फ डेली लेक्चर लाजमी लेना है, पहला काम। मिस मत करें, ये ऐसा टाइम है कि जिसमें ना होने के बराबर क्लैशेस हैं। ये ऐसा टाइम है जो आपका दिन का सबसे लेस प्रोडक्टिव का टाइम है। तो जब ज़ाया ही करना है तो क्लास लेके ज़ाया कर लें। आपको इस टाइम पे ऊँग आ रही होती है, नींद आ रही होती है, तो आप आगे क्लास में बैठ जाएं, कम से कम सुनते रहें। शायद क्लास में ओवरऑल जोश इतना नज़र आए कि आपसे जो है वो अच्छी पढ़ाई हो रही हो। तो डेली लेक्चर्स लाजमी लें। जो लोग सिर्फ ऑनलाइन ले रहे हैं, कोशिश ये करें कि हर दिन जो है ना, चूँकि ये रात के वक्त क्लास होती है तो मोस्ट प्रॉब्ली शायद अगले दिन आप लोगों तक ऑनलाइन पहुँचे रिफाइन होके। तो जिस दिन भी लेक्चर अपलोड हुआ है उस दिन उसको लाजमी ले लिया जाए, उसको आगे मत डाला जाए। अब आपके पास मार्जिन ही नहीं है। प्री रिजल्ट में बंदा खेलता रहता है, रिजल्ट आने के बाद पेपर आगे पीछे कर लेता है, चल जाता है। अब तो शुरू ही पोस्ट रिजल्ट है। तो मुझे मज़ा आता है हमेशा पोस्ट रिजल्ट को पढ़ा के कि मेरे सामने यकीन कामिल पे बैठे हुए बच्चे मौजूद हैं जिन सबको पता है कि अब हमने पेपर देना ही देना है। जो इफ़ एंड बट पे नहीं है, अगर ऐसा हो गया वैसा हो गया। मुझे पता है अभी भी आप पाकिस्तान के मैचेस की तरह इफ़ एंड बट सोच रहे हैं। अगर आज से 45 दिन बाद अनाउंसमेंट आ गई कि MFA आज़ाद हो चुका है तो उस वक्त हम सीलो को ऐसे करके यूँ कर देंगे और MFA उठा लेंगे। और अगर आज से 22 दिन बाद अनाउंसमेंट आई तो ऐसे करेंगे। तो निकल आए इस इफ़ एंड बट से, या है या नहीं है। इंतज़ार करना है तो प्रॉपर इंतज़ार करें। सीलो की क्लास छोड़ के इंतज़ार करें। क्लास लेते हुए इंतज़ार करने का मतलब है कि क्लास भी गई और पता नहीं आगे आपकी अनाउंसमेंट क्या आनी है। तो इसलिए गलत होप्स पे मत फैसले करें, जो सर्टन आज कंक्रीट डाटा उसकी बेस पे फैसला करें। तो डेली लेक्चर लाजमी लें, लेक्चर को स्किप मत करें। अगर डेली लेक्चर नहीं ले सकते तो आप लोग सामने क्यों बैठे हुए हैं, फिर आप लोग खाली ऑनलाइन क्यों नहीं लेते। वालिदैन के पैसे बचाएं, अपना ख़र्चा बचाएं, घर बैठे सुकून से पढ़ें। जब आप लोग यहाँ हॉस्टल्स में मौजूद हैं, मेजॉरिटी लाहौर से बाहर के स्टूडेंट्स होते हैं, यहाँ मौजूद हैं, ख़र्चा कर रहे हैं, सारा कुछ है, इसलिए कि जी मैं लाहौर जा रहा हूँ, मेरे से लाहौर, या मैं लाहौर जा रही हूँ, मेरे से लाहौर जाके बड़ी अच्छी पढ़ाई होती है, तो फिर लाहौर आके तो पढ़ें। तो फिर ये वाली क्लास तो लाजमी अटेंड करें। आप पिछले दिन का नहीं तैयार करके आए, कोई बात नहीं, शर्मिंदा नहीं होना। आप आ जाए, मैं सवाल पूछूंगा, कह देना सॉरी सर पढ़ नहीं सका था, कल लो ज़रूर पढ़ूंगा, इतना कह के टाल दे मुझे। इन्होंने कहा कि हम रोज़ ये बात करें। देखें, 2 दफ़ा आप ये बात करेंगे, 3 दफ़ा बात करेंगे, 4थी दफ़ा खुद ही दिल करने लग पड़ेगा कि इतनी दफ़ा इनकार किया। वो भला आदमी बेचारा हर दफ़ा मायूस हो जाता है, किसी दिन तो उसको जवाब हाँ में दे दें। तो डेली लेक्चर पढ़ना है। डन। सेकंड, वीकली टारगेट सेट करना है। वीकली टारगेट, ये बहुत ही फीका वीकली था, लाल रंग से लें जी। बोर्ड भी बेचारा ताज़ा ताज़ा लगा हुआ है। अब फिजिकल वालों के लिए क्लियर है, ऑनलाइन वालों के लिए फीका हो गया होगा। वीकली टारगेट सेट करें। व्हाट इज़ अ वीकली टारगेट।
आपको पता है प्री में टीचर क्लास को पढ़ा रहा होता है और साथ साथ मिजाज देख रहा होता है। हर दिन आके ना बच्चों की चेहरों की तरफ देखता है कि क्या ये मुझे इजाज़त भी देंगे पढ़ाने की या नहीं। सर देखें सिर्फ 10 दिन रह गए हैं रिजल्ट में, सर अब तो बिल्कुल पढ़ाई नहीं हो रही, सर इस दफ़ा टेस्ट नहीं देना, सर अच्छा ऐसे कर लेते हैं वैसे कर लेते हैं। इधर ये टेंशन ही नहीं है, इधर पहले दिन से आखिरी दिन तक मैं रेगुलेट कर रहा हूँ इंशाल्लाह। तो मज़ा आएगा। टीचर को तब मज़ा आता है जब कहता है कि बस ये ऐसे और अब हमने पढ़ना है, और बच्चे कहते हैं येस, बच्चों के पास सेकंड ऑप्शन नहीं होती। तो ऑप्शन 1, अगर मेरा दिल कर रहा है कि हमने आज पढ़ना है तो हम पढ़ेंगे। ऑप्शन 2, अगर आपका दिल कर रहा है कि आज नहीं पढ़ना तो रेफर टू ऑप्शन नंबर 1। मेरा दिल कर रहा है कि आज पढ़ेंगे तो फिर पढ़ेंगे। तो कोशिश ये करें, मेरी कोशिश ये होगी कि मेरी तरफ से छुट्टी कोई ना हो, और आपकी कोशिश ये होनी चाहिए कि आपकी तरफ से भी छुट्टी ना हो। आएँ, रेगुलरली आएँ, टिका के पढ़ें और वीकली एक टारगेट सेट करें। थ्योरी का पेपर जब आप वीकली पढ़ रहे होते हैं ना तो फिर बड़ा अच्छा होता है कि आप वीक के एंड पे या अगले वीक के स्टार्ट में टेस्ट दें। 6 डेज अ वीक में से एक दिन एलोकेटेड फॉर टेस्ट और 5 डेज एलोकेटेड फॉर मार धाड़ वाली पढ़ाई। इस वीक चूंकि हमारा पहला दिन ओरिएंटेशन की नज़र हो जाएगा तो शायद हम सैटरडे को पढ़ रहे हों और मंडे को टेस्ट कर लें, और ऐसा हो सकता है कि 4 दिन में हमने अपना एक अच्छा डिसेंट टारगेट पूरा कर लिया तो हम टेस्ट कर लें। मैंने हर हफ्ते का एक टारगेट सेट किया होगा कि ये हफ्ते का टारगेट पूरा हो गया तो हम सैटरडे पे टेस्ट कर लें। अगर वो टारगेट पूरा ना हुआ तो टेस्ट हम मंडे को अदर दिन क्लास टाइम पे ले जाएं और क्लास वाले टाइम को हम अवेल कर लें। तो इंशाल्लाह किसी भी वीक में कोई डिस्टर्बेंस होगी तो हम दोबारा रिकनसाइल कर लेंगे। तो जैसे मैं रिकनसाइल करूँगा आपने भी रिकनसाइल करना है। डेली पढ़ना है और वीकली टारगेट को मीट करना है। वीकली हम जो पढ़ते जा रहे हैं बस तैयार करना है, टेस्ट देने हैं और टिक लगा देना है कि हाँ भाई ये मैंने कवर कर लिया। जब हम रिवाइज कर रहे होंगे तो उस वक्त देखना है कि आपकी क्या सिचुएशन है। देन बचपन से एक चीज़ बताता आ रहा हूँ बीलो में, यहाँ लाजमी फॉलो करनी है, दैट इज़ रजिस्टर। थैंक यू। एक सेपरेट रजिस्टर लेना है, सेपरेट रजिस्टर मेंटेन करना है, उस पर सारी चीज़ें आपने जो है वो लिखते जाना है। हम हर दिन जो पढ़ेंगे मैं जाते हुए आपको बताऊंगा कि जी हमने ये 2 सफ़े पढ़ लिए, ये इस तरह से कर लिया, इस तरह से कर लिया। आप घर जाके उसे देखेंगे और उस वक्त पढ़ेंगे नहीं, उस वक्त सिर्फ लिखेंगे, क्योंकि मैं जाने से पहले मोस्ट प्रॉब्ली आपको स्क्रीन पे वो सब दिखा चुका हूँगा। तो फिर आपने घर जाके क्या करना है, रजिस्टर वो नोट्स या किताब सामने रखी, अपना रजिस्टर पकड़ा और सामने किताब को नीट एंड क्लीन करके अपने पास लिख लिया। आप कहेंगे सर ऐसा करने से हमारा टाइम वेस्ट होता है। अगर ऐसा नहीं करेंगे तो चैप्टर 12 दफ़ा रिवाइज करना पड़ेगा, और ऐसा करेंगे तो 3 दफ़ा रिवाइज करने से हो जाएगा। फिर आप कहेंगे सर बस मैं दोहरा लूँगा ना, आप यकीन करें। तो यकीन माने कि सीलॉ की किताब खोलते साथ ही आपको अपनी नोटिफिकेशंस याद आएंगी फेसबुक की। जी बड़ी अजीब सा ये सब्जेक्ट बड़ा अजीब सा है। आप जैसे ही इसे ओपन करते हैं फिल्में चलना शुरू हो जाते हैं। अकाउंटिंग तो कर रहे होते हैं ना, तो करते करते दिमाग में थोड़ा बहुत कचरा भी चल रहा होता है, लेकिन ज़्यादातर आप सवाल कर रहे होते हैं तो आपका हाथ चल रहा होता है, कैलकुलेटर, दिमाग चल रहा होता है। ये थ्योरी की सब्जेक्ट है ना, इधर आपने पढ़ना शुरू किया, इधर आपको याद आया कि सीए तो ख़त्म होने वाला है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस तो हमें खा जाएगी, मैं स्किल्स का कोर्सेज तो कर ही नहीं रहा, फेसबुक पे फलाना भाई मुझे ये कह रहे थे, बड़ा अच्छा मशवरा था, मैंने उनकी क्यों नहीं सुनी। सारी बातें जैसे नमाज में याद आती हैं वैसे ही सीलॉ की किताब खोल के याद आएंगी। तो आसान हल ये है कि आप किताब को पढ़ें ही ना, किताब को सामने रखें और लिखना शुरू कर दें। अब आपका दिमाग ना आपसे लड़ना शुरू हो जाएगा, क्योंकि आपने एक दफ़ा आंखों से पढ़ के दिमाग को पहुंचाना है, फिर दिमाग से कहना उसे होल्ड करके रखो। आंखों से पढ़ा, दिमाग में पहुंचाया, अब आपने कहीं लिखना है, अपने हाथ को आपके दिमाग ने पैगाम भेजना है कि क्या लिखना है। दिमाग को हो सकता है भूल जाए, आप फ़ौरन से दोबारा पढ़ेंगे, फिर दिमाग आपको सही से बताएगा, आप लिखेंगे। तो आपने कम से कम 2 दफ़ा देखा, एक दफ़ा किताब पे देखा, एक दफ़ा अपने रजिस्टर पे देखा और एक दफ़ा पलट के देखा, और इस दौरान आप सिर्फ लिख रहे थे, इस दौरान सोचने का टाइम ही नहीं था आपके पास। तो सिंपली हर दिन का लेक्चर, जो मैं आपसे कह रहा हूँ कि हर दिन आपने लेक्चर लेना है, लेक्चर के बाद आपने क्या करना है, 1 आवर इस एक्टिविटी को देना है। फॉर 1 कंप्लीट आवर ये एक्टिविटी होनी चाहिए। जो पढ़ा है उसे लिखना है। आपको लगेगा कि ये शायद मुश्किल है, ये टारगेट ज़्यादा है। हमारे जो नोट्स हैं तकरीबन 76 पेजेस के हैं और हमारे पास दिन अच्छे खासे हैं। नवंबर की 6 तारीख है, तो दिसंबर की 6,
जनवरी की 6, फरवरी की 6, कितना टाइम बना? 3 महीने। 3 महीने में अगर औसतन सारे ही 30 के हों तो कितना टाइम होता है? दरमियान में आपको 2 महीने 31 वाले मिलने हैं और एक 30 वाला है, तो कम से कम 92 दिन में 76 सफ़े लिखने हैं। मेरी किताब का एक सफ़ा आपके रजिस्टर पे आधा घंटा लेगा लिखने में। आपको तकरीबन 37-38 आवर्स चाहिए इन 90-92 दिनों में। इतना तो टाइम निकाल लेंगे। अकाउंटिंग के एक सवाल शुरू करें 1.25 घंटा ले जाता है, सवाल फिर भी गलत हुआ होता है। तो ये तो कम से कम आपने 1 घंटा लिख लिया, तो ये तो हाथ उठा के दुआएं देगा आपको। ये ना अकाउंटिंग की तरह कमज़र्फ सब्जेक्ट नहीं है, ये अपने पास आने वालों की एहतराम करता है। जिसके पास आता है, जो इसकी बात मानता है, जो इसको प्यार करता है, ये पलट के खूब सारा प्यार देता है। अकाउंटिंग तो ऐसा जालिम महबूब है कि जो मर्जी कर लो वो नहीं कभी बाज आता। तो उससे प्यार करें ना जो आपसे प्यार करता है, रादर दिन उससे प्यार कर रहे हैं जो सिर्फ आपको धुतकार रहा है। तो उससे प्यार करने के लिए वो फेल हो जाता है और इससे प्यार कर नहीं पाते ये भी फेल हो जाता है। एक दुखी होकर रूठ जाता है, एक नाराज़ होकर रूठ जाता है। तो कोशिश ये करें कि सब्जेक्ट को टाइम दें। डेली 1 घंटे का टाइम आप एलोकेट करें कि जो हमने पढ़ा है घर जाके उसे लिखना है। हम हो सकता है 2 सफ़े पढ़ रहे हों दिन में, आपकी आदतें ख़राब हुई हुई हैं। बीलो में 6 लाइनें पढ़ी, पूरा लेक्चर ख़त्म हो जाता था, क्योंकि उन 6 लाइनों में वकीलों की बहस, अगर ऐसे करके, जैसे करके, तैसे करके, वैसा हो तो क्या होगा, ऐसे करके वैसे करके। यहाँ उस तरह के मजाक ही नहीं है, यहाँ आर या पार बात है, सीधी सीधी सी। भाई ये बात है, ये प्रोसेस है, ये ऐसे होता है, ये ऐसे होता है, ये ऐसे होता है। प्रोसेस ख़त्म हुआ, पता लगा 1.5 सफ़ा ख़त्म। तो अगर आप पोस्ट रिजल्ट में आए हैं तो एक बात जहन में रखनी है कि हमने यहाँ पे डेली पढ़ना है, और हम में मैं नहीं, हमने डेली पढ़ना है। तो क्या हम सब डेली पढ़ने के लिए तैयार हैं? अल्लाह खैर करे। देन आपने जब ये सारा कुछ हो गया तो एक आइडियल सा टेस्ट, और इस दफ़ा ना टेस्ट दे के देख लें, यकीन माने पेपर पास हो जाना है। पास एश्योरेंस बना लेते हैं। हम अभी से लेके आईकेएप के पेपर के दिन तक जितने टेस्ट ले रहे हैं, अगर आपने सारे टेस्ट दिए और उसमें से 70% पास कर लिए तो आपका पेपर पास है। ख़तरनाक बात है, हमारी फील्ड में एब्सोल्यूट एश्योरेंस नहीं दी जाती। इतना कंक्रीट, इतना सीधा पेपर है कि मैं इतने कॉन्फिडेंस से ये कह सकता हूँ कि आप 70% टेस्ट पास करके दिखाएं, पेपर आपका खुद ही निकल जाएगा बेचारा। क्योंकि लोग उसको इतना टाइम भी नहीं दे रहे। इतना मज़ेदार सा पेपर है। और टेस्ट जो हम कर रहे होंगे वो कौन से होंगे भला? पोस्ट रिजल्ट में जो हम तकरीबन फास्ट ट्रैक से पीछे पीछे जा रहे होंगे, हम वीकली टेस्ट कर रहे होंगे, तकरीबन 9 के करीब टेस्ट तो ये वीकली हमारे बन जाएंगे। फिर जब फास्ट ट्रैक वाले पैटर्न पे हम उसको रिवाइज़ करना शुरू करेंगे तो उसमें होंगे तकरीबन कोई 12 के करीब टेस्ट। फिर हम 6 दिन में फिर से रिवाइज़ करेंगे तीसरी दफ़ा इंशाल्लाह, उसमें फिर 6 टेस्ट होंगे, फिर एक फाइनल मॉक होगा। एंड ऑन द टॉप ऑफ इट, क्योंकि हम लोग मिड टर्म देने के आदी हैं प्री रिजल्ट में, तो पोस्ट रिजल्ट में एक कॉन्सेप्ट होगा, वो मिड टर्म नहीं होगा, उसे हम कहेंगे ग्रैंड टेस्ट। 2 घंटे का पेपर 60 नंबर का। हम आज से ऑनवर्ड 4 हफ्ते तक इतना सारा पढ़ लेंगे कि ग्रैंड टेस्ट में आप कह रहे होंगे सर सिलेबस थोड़ा सा कम कर दो ना, मैं नहीं मान रहा हूँगा। और डिसीजन क्या होगा फाइनल? तो पोस्ट रिजल्ट में मैं बेरहम हो जाऊंगा। इधर कोई डेमोक्रेसी नहीं, कुछ नहीं है। क्योंकि अब जब आप आए हैं, आप भरोसा करके आए हैं और आप इसलिए आए हैं कि बस ठीक है अब मैंने आर या पार कर देना है। तो अगर आपने इतना इंतज़ार किया रिज़ल्ट तक और रिज़ल्ट पे भी मायूसी हुई और अब आप मजबूरी में सीलों में आके बैठ गए हैं, तो कम से कम मैं आपको दिखाऊंगी ये सब्जेक्ट बहुत प्यार करने वाला है। इसमें आप आ गए हैं तो हम आग लगा सकते हैं। अल्लाह खैर करे। टेस्ट वाली बात समझ आई? तो अब हमारा पैटर्न समझ आया है। हम डेली बेसिस पे पढ़ रहे होंगे। मैं लेक्चर के स्टार्ट में आपसे पूछूंगा, हाँ भाई जो कल हमने पढ़ा था, मैं एक छोटा छोटा सा रिकैप लूँगा, आप लोगों से मुख्तलिफ सवाल पूछ रहा हूँगा। याद करके भले ना आए, लेकिन अगले दिन अगर पढ़ के आए हुए होंगे, लिख के आए हुए होंगे, तो मेरे पूछने पे आपको कुछ बातें याद आ रही होंगी।
उसको रिकैप करेंगे, आपके प्रॉब्लम्स को देखेंगे कि क्या प्रॉब्लम्स हैं, क्या कन्फ्यूजन्स हैं, आपके सवाल जवाब लेंगे, फिर कोई भी और प्रॉब्लम उसे देखेंगे और फिर हम चैप्टर को कवर करना शुरू कर देंगे। डेली पढ़ रहे होंगे, जब चैप्टर खत्म होगा अगर उस दिन टाइम हुआ तो उसके पास पेपर स्क्रीन पे ओपन कर लेंगे, अगले दिन टाइम हुआ उस दिन ओपन कर लेंगे। इतना टाइम ना हुआ हमारे पास तो मैं प्री रिजल्ट में कराए हुए जो पास पेपर है उसकी वीडियो उठा के आपके पास पोर्टल में डाल दूंगा, और जो फिजिकल ओनली वाले हैं उनको हम गूगल ड्राइव के लिंक पे या इस तरीके से अवेलेबल कर देंगे कि हमारा टाइम वेस्ट ना हो किसी ऐसी एक्टिविटी की वजह से कि जो एक एडिशनल सपोर्ट एक्टिविटी है। आइडियली क्या होना चाहिए कि चैप्टर खत्म होने के बाद आप पास पेपर देखें, आप समझें और जहाँ प्रॉब्लम आए आप पूछें, बट सपोर्ट के लिए मैं क्लास में भी और कुछ टाइम पे कट हुई हुई एडिट हुई हुई वीडियोस आपको पहुंचा देंगे जिसमें उसकी डिस्कशन हुई हुई हो ताकि आपका टाइम और सेव हो सके। तो कोशिश करें किसी वीक मेरे से पीछे मत रह जाएं। आप टेस्ट नहीं दे सके, आप वीक में कोई एक आध शादी आ गई फैमिली में, आप उधर चले गए, आपने संडे वाले दिन दोबारा से मेरी क्लास तक वापस आ जाना है। क्लियर? ये सारी बातें ख़त्म होने के बाद तो फिर आखिरी वो वाली बात रह जाती है जिसमें शुक्रिया टाइप की बात लिखी होती। ठीक है जी, तो कोई कन्फ्यूजन, कोई सवाल है तो आप पूछ सकते हैं। अगर कोई ओरिएंटेशन के बाद सवाल याद आए, को ऑनलाइन देखने वाले भाई को 3, 4, 5, 7, 10, 12 दिन बाद याद आए तो ईमेल एड्रेस भी दिया हुआ है, इस ईमेल पे आप ईमेल कर सकते हैं। अब इससे पहले कि आप में से कोई कहे सर मैंने एक ईमेल की थी 2 दिन पहले आपको, रिज़ल्ट वाले वीक में ना बहुत ज़्यादा ब्लॉटिंग होती है, तकरीबन 250 से 300 जो मेल्स हैं वो पर डे आ रही होती हैं, तो मैं हर दिन तेज़ी से क्लियर कर रहा हूँ। पिछली रात भी 4 बजे तक सैटरडे को मैं ऑफिस बैठा रहा, अभी आज सुबह भी 2 घंटे और दोपहर भी 2 घंटे दे चुका हूँ। आज मेरी कुछ क्लासेस में टेस्ट है और अभी आज रात भी बैठना है तकरीबन सुबह फजर तक, तो मोस्ट प्रॉब्ली मैं अपना बैकलॉग क्लियर कर लूँ इंशाल्लाह ताला। वंस क्लियर उसके बाद जो है ना मैं डेली बेसिस पे कोशिश कर रहा होता हूँ कि अपनी मेल्स को रिप्लाई करके ऑफिस से निकलूँ। तो अगर कोई भी कन्फ्यूजन हो, कोई सवाल हो, आप पूछना चाह रहे हैं, आपको क्लास में पूछते हुए शर्म आ रही है, आपको व्हाट्सएप में पूछते हुए शर्म आ रही है, आप सिंपली मुझे ईमेल कर सकते हैं atifabdi@gmail.com। ऐसा आसान है कि याद रहे। आतिफ आब्दी और FC आपको पता है वो जो ज़रा बुजुर्ग चार्टर्ड अकाउंटेंट होते हैं जिनको 10 साल या उससे ऊपर हो गया होता है तो ये ज़रा बाबे चार्टर्ड अकाउंटेंट, ये FCA कहलाते हैं। तो आतिफ आब्दी FCA@gmail.com। फिर भी कुछ लोगों को होता है नहीं सर वो व्हाट्सएप पे जो सवाल पूछने का मज़ा है ना, तो एक नंबर है 03 4 दफ़ा 0 और फिर OSAMA उसामा, यानी कि ये करैक्टर्स बनते हैं। तो ये मेरे और सर उसामा के पास एक कंबाइंड नंबर है जिस पे हम लोग अपनी मुख्तलिफ स्टूडेंट्स की क्यूरीज़ को रिजॉल्व करते हैं। वो ज़रा व्हाट्सएप पे ज़्यादा तेज़ हैं, वो जल्दी रिस्पॉन्स दे देते हैं। मेरी जब मुलाकात होती है तो हम हर दिन दूसरे दिन इकट्ठे बैठ के देखते हैं कि कौन कौन से स्टूडेंट्स के कौन कौन से सवाल पेंडिंग है, उसको रिप्लाई कर रहे होते हैं। तो ये मेरे पास मोबाइल नंबर नहीं होता, ये सर के पास होता है और हम इसको रिकंसाइल करके आंसर कर रहे होते हैं उन बच्चों के लिए जो ईमेल नहीं कर पा रहे। व्हाट्सएप पे भी लिखने में उतनी ही दिक्कत है जितनी जीमेल पे लिखने की दिक्कत है। हाँ, व्हाट्सएप पे शायद आप वॉइस नोट भेज सकते हैं, तो शायद इस वजह से जीमेल, आप किसी भी वक्त अपने मोबाइल का बिल्ट इन रिकॉर्डर निकालें, उस पर रिकॉर्ड करें, जीमेल पे जाके आप एज अ फाइल उसको अटैच करके भेज सकते हैं। चूँकि मैं व्हाट्सएप पे अगर जाऊँगा तो मैं नहीं आपके जवाब तक नहीं पहुँच सकूँगा। जैसे मैंने भी आपको बताया सिर्फ इस क्लास के 6 ग्रुप्स बने हुए हैं, तो इतने सारे वेंचर्स की इतनी सारी क्लासों के इस तरह से मैं तो अपने घर वालों के व्हाट्सएप को नहीं देख पाता। मैं मेरे घर वालों को पता है कि इसको व्हाट्सएप किया तो बस फिर 2 साल बाद हमारी बारी आएगी। तो इसलिए ईमेल एड्रेस है। कोई भी सवाल, वैसे तो हर अगले दिन हम सवाल जवाब कर रहे होंगे, बरकत देखिए इस टाइम में नहीं ख़त्म हो रहा टाइम, पढ़ी जा रहे हैं, बातें करी जा रहे हैं, पेपर का एनालिसिस देख लिया, तबसरे कर लिए, बीच में मैंने और पता नहीं कितनी सारी बातें कर ली, डिस्क्वालिफिकेशन वाली बातें, MFA वाली बातें, अपना लंबा चौड़ा तारुफ इतना तो मैं कभी कराता नहीं। मैं कहा शायद आप जल्दी फ्री हो जाएं तो मतलब जो है ना, तो टाइम तो गुजर ही नहीं रहा। तो बताएं क्या हैं आपके सवाल, क्या हैं कन्फ्यूजन्स, क्या हैं परेशानियाँ? कोई तो होगा, कहीं तो होगा, किसी का तो सवाल होगा। टेस्ट डे कौन सा होगा? कोशिश करेंगे सैटरडे हो, लेकिन अगर हमारा वीक का टारगेट पूरा ना हुआ तो फिर सैटरडे की पढ़ाई करेंगे और फिर मंडे को अदर दिन क्लास कर लेंगे। लेकिन अगर हमारा टारगेट सही चल रहा है तो सैटरडे को क्लास टाइम में टेस्ट कर लेंगे। पहले वीक में हमारा मंडे खाया गया है इस वक्त। सर क्या क्लास टाइम से पहले भी टेस्ट हो सकता है? क्या क्लास टाइम से पहले टेस्ट हो सकता है? अगर ये मंडे पे गया तो हम ऐसा ज़रूर कर लेंगे।
क्योंकि मैं एज्यूम कर रहा हूँ कि ये टाइम स्लैब ऐसा है जो आपका अवेलेबल है, और अगर आपका सैटरडे को सिर्फ टेस्ट है तो आपके पास दिन में मौका हो कि आप उस टेस्ट की तैयारी कर सकें और टेस्ट को आके दे सकें। अगर आप थोड़ा फ्लेक्सिबल तरीके से टेस्ट देना चाहते हैं तो टेस्ट ऑनलाइन भी अवेलेबल हुआ होगा। अगर आप कम्बो के स्टूडेंट हैं तो आपके पास ऑनलाइन भी अवेलेबल होगा। आप उसको घर बैठ के करना चाहें, आप क्लास के टाइम से पहले करना चाहें, आप किसी और तरह से करना चाहें, तो वो इंशाल्लाह अवेलेबल कर देंगे उसको दोपहर के करीब, और वो आप उसको वहाँ से डाउनलोड करके फिर आप सॉफ्ट में ही भेजें, मतलब वो करके उसकी तस्वीरें खींच के भेज रहे होंगे। फिर वो इस क्लास के साथ नहीं, वो आपका एक वर्चुअल ऑनलाइन उनके साथ मार्क हो रहा होगा। जी, कोई कन्फ्यूजन? इस पेपर के बारे में एक बहुत बड़ी गलतफहमी है कि बड़ा ज़्यादा लॉजिकल होता है। अल्हम्दुलिल्लाह ऐसा कुछ नहीं है। क्योंकि चक्कर ये है कि अगर हम कहते हैं ना सीलो आसान सा सब्जेक्ट है तो बच्चे इसको सेल्फ पे पढ़ना शुरू कर लेते हैं। प्री रिज़ल्ट में इस वक्त पिछले दिन तक जो स्टैट्स थे उसके मुताबिक मेरे 2 बैचेज़ में जो फिज़िकली मिला के बच्चे पढ़ रहे हैं वो 200 हैं और ऑनलाइन 350 हैं। उल्टा हिसाब है कि कोई फिज़िकल जो क्लास है उसी का जो ऑनलाइन रिले हो रहा है वो बहुत ज़्यादा है। इसका मतलब है कि जो ऑनलाइन स्टूडेंट्स हैं, मतलब इस सब्जेक्ट को लोग पसंद कर रहे हैं ऑनलाइन में ताकि तकलीफ़ से ना गुजरना पड़े। याद है वो आसानी से जो फेल होने वाला चक्कर है, तो उसमें चक्कर ये है कि जब इसको रिलैक्स करते हैं ना, कभी भी हो जाएगा, इजी हो जाएगा, कभी भी टेस्ट दे दें, कुछ भी होगा, वो बिल्कुल कचरे में चला जाता है। तो मैं ये नहीं चाह रहा कि हम इसको इतना रिलैक्स कर दें कि वो फिर जो है ना आप लोगों के लिए उसी तरह का मजाक बन जाए और फिर आप उसे लेके ना चल सकें। जी, कोई कन्फ्यूजन, कोई सवाल, कोई परेशानी? टाइम तो नहीं गुजर रहा, देखें अभी भी मैं तो मतलब कितना ज़्यादा गलत बात है कि ओरिएंटेशन वाले दिन ही आप लोगों को जल्दी छोड़ दिया जाए। ठीक है, मैं बता रहा था कि इसमें लॉजिकल सवाल नहीं होते बहुत ज़्यादा, टाइप 2 सवाल ज़्यादा होते हैं। मैं ये जो स्टैट्स बताए थे वो अपनी अजमत बताने के लिए नहीं बताए थे, ये मैंने यहाँ SBI की बताए थे, नियर पीयर के अलावा स्टैट्स। ये स्टैट्स बताने का मकसद ये था कि लोग इस सब्जेक्ट को थोड़ा ज़्यादा लाइट लेते हैं और इसमें बहुत ज़्यादा उस तरह से फ़िज़िकल तरीके से जो है वो बहुत ज़्यादा तेज़ी से नहीं आना चाह रहे होते, जिसकी वजह से वो जो उनकी कवरेज है वो आहिस्ता आहिस्ता पीछे रह जाती है। तो ऑनलाइन वाले हज़रात को मैं कहूँगा कि आप लोगों ने बस वीकली हमारे साथ साथ चलते रहना है। बीच बीच में कुछ कट ऑफ टाइम्स पे मैं बताया करूँगा कि आज कौन सी तारीख है और क्या टाइम हो रहा है, ताकि वो लोग फिर अपने कैलेंडर को निकाल के देख सकें कि जी हम क्या किस तरह से कर रहे हैं। तो जब ये इतना आसान होता है ना कि लोग कहते हैं ऑनलाइन हो जाएगा, फिर जब आप कहते हैं नहीं फिज़िकल की क्या ज़रूरत है, ये तो ऑनलाइन से हो जाएगा, फिर कोई आके कहते हैं ऑनलाइन की क्या ज़रूरत है, यूट्यूब से हो जाएगा। आप यूट्यूब पे जाते हैं, फिर मुख्तलिफ टीचर्स के मुख्तलिफ चोरीशुदा लेक्चर्स इकट्ठे करते हैं, किसी का लेक्चर 72 मिसिंग होता है, किसी का 63 मिसिंग है। करते 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 आपने पूरी पजल क्लियर किया तो साथ वाला रूममेट कहता है क्या कर रहे हो 4-5 दिन से? आप कहते हैं मैं लेक्चर्स इकट्ठे कर रहा हूँ। उसने कहा ये तो रिवीजन क्लास से हो जाता है। तो फिर आप रिवीजन क्लासेस की वीडियो लेना शुरू कर देते हैं। रिवीजन क्लास की वीडियो ले रहे होते हैं, कोई कहता है यार ये तो खुद से हो जाता है। तो प्रॉब्लम ये है कि वहाँ पे आप कॉलेज क्या करें? जब कॉलेज के पास बच्चा जाके कहेगा जी मुझे MFA में एडमिशन दे दें, R2 में दे दें, ऑडिट में दे दें, वो कहेंगे भाई दरमियान में वो कैफ 7 वो किधर गया, वो मैं खुद से कर लूँगा। तो फिर कॉलेज की कमर्शियल मजबूरी क्या है? बच्चों से कोई सी लो, वो मर जाओगे तुम, वो नहीं पास हो सकता, उसमें तो बड़े ही घूमे हुए सवाल आते हैं, तुम्हें तो उल्टा लटक के सवालों को समझना होगा, तुम्हें तो बहुत ज़्यादा कलाबाजियाँ खानी होंगी, तुम्हें तो सवाल जब तक तुम्हें तो सवाल समझ आ ही नहीं सकता। मैं हूँ ना भाई तुम्हारे साथ है, परेशान मत हो। तो फिर कॉलेजेस को मार्केटिंग की पोस्ट करनी पड़ती हैं और आप लोगों को अट्रैक्ट करना पड़ता है। तो मैं झूठ बिल्कुल भी नहीं बोलूँगा, ये बिल्कुल उतना मुश्किल पेपर नहीं है। आप सिर्फ मेरा साथ दें, सिर्फ साथ साथ पढ़ते रहें, खामोशी से, सुकून से, इतने प्यारे तरीके से सब्जेक्ट फ्लो करता चला जाएगा कि महसूस भी नहीं होगा। हाँ, जिस दिन लेक्चर छोड़ेंगे ये ऐसी मुश्किल हो जाएगा, बगैर समझे पेपर में जाएंगे ये मुश्किल हो जाएगा। लेकिन अगर आपने समझा हुआ है, साथ साथ लिखा हुआ है, चीज़ें याद की हुई हैं, अपने लिखे हुए रजिस्टर से फिर याद करना है। फिर मेरी किताब को भी साइड पे कर देना है, अपने लिखे हुए रजिस्टर से आपने याद करना है ताकि आप साथ साथ जो है ना उसको लेके चल सकें। अब यहाँ एक बड़ा अजीब सा सरप्राइज़ होगा। आप लोग पोस्ट में आए हैं सीलो की क्लास में, और पोस्ट की एक टिपिकल अजम्पशन क्या होती है भला? कि पोस्ट रिज़ल्ट एक ऐसा बैच है जो उन लोगों के लिए होता है जिन्होंने पेपर दिया और रह गए। तो जब रह गए हुए बच्चे वापस आते हैं तो किताबें भी उनके पास होती हैं, सब कुछ उनके पास होता है, तो हम उनको एक अप्रोच, तो पोस्ट रिजल्ट में कॉलेज की एक टिपिकल अजम्पशन होती है कि बच्चों को किताब चाहिए ही नहीं,
क्योंकि बच्चे के पास तो किताब पहले से होगी, लेकिन यहाँ गड़बड़ हो गई। अच्छा, फिर उन्होंने क्या किया, पोस्ट की फ़ीस को सफिशेंटली इसलिए रिड्यूस किया कि इसमें हम बच्चों को किताब नहीं दे रहे होंगे, तो ये अजम्पशन तो आउट हो गई। तो खैर किताब कौन सी को बहुत महंगी होगी मेरे ख्याल में जो है ना, अब वो उसको बड़ी सस्ते से फॉर्म में अवेलेबल होगी। मेरे ख्याल में इनके पास कुछ सेटअप पड़ा हुआ होगा। उसमें भी 2 हिस्से हैं, एक पास पेपर की किताब है और एक नोट्स की किताब है। आप सिर्फ नोट्स वाली किताब भी ले सकते हैं, और जो पास पेपर्स हैं वो आपके पास सॉफ्ट में आपके व्हाट्सएप ग्रुप में नोट्स और वो सारी चीज़ें तो हम डाल देंगे। लेकिन अगर आप अपना थोड़ा सा मज़ीद खर्चा बचाना चाहें तो वो पास पेपर की किताब जो मेरे ख्याल में शायद 200 रुपये की है, अगर आप वो भी बचाना चाहें तो आपको, और नोट्स वाली भी मेरे ख्याल में शायद 300, पता नहीं 350, इंतज़ामिया को पता हो शायद 450 की नोट्स वाली है। अच्छा, उसमें MCQs भी होंगे? हाँ, उसमें MCQs हैं, वरना मैं सोच रहा था नोट्स तो थोड़े से ही होंगे। तो 450 और 200 के शायद पास पेपर की किताब का पता है कुछ 200 की, तो 650 का टोटल वो सेट है, जो कि मतलब बड़ा कोशिश की है कि जो लोएस्ट पॉसिबल हो उसमें जो पब्लिकेशन के रेट पे ही जो है ना वो चीज़ें अवेलेबल कर दें। उसकी फ़ोटोकॉपी भी करें तो तकरीबन 1000, 1100, 1200 लग जाता है, तो वो इस तरह से अवेलेबल है। लेकिन अगर आप उतना भी ना खर्चा करना पाएँ, कोई मसला नहीं है, आप लोगों के व्हाट्सएप ग्रुप में एक लिंक होगा, आप उस लिंक में जाएंगे, चैप्टर वाइज आपको नोट्स नज़र आ रहे होंगे, चैप्टर वाइज MCQs नज़र आ रहे होंगे, चैप्टर वाइज ICAP के सवाल नज़र आ रहे होंगे, चैप्टर वाइज सोल्यूशन नज़र आ रहे होंगे। और किताबें इस तरह से हैं कि एक किताब जिसमें नोट्स और MCQs हैं और दूसरी किताब में पास पेपर के सवाल हैं, ताकि आप जो है पास पेपर्स के सवालों को वीकेंड पे प्रैक्टिस करें और वीक डेज़ में इसको प्रैक्टिस करें। तो बस इस क्लास में आके मुझे अचानक से ख्याल आया कि आप लोगों में तो अजम्पशन आउट हो जाएगी। फिर मैनेजमेंट से कहते हैं कि इसकी फ़ीस 2000 बढ़ा दें और हम आपको किताब फ्री दे देते हैं। नहीं, तो ज़्यादा बेहतर तरीका शायद यही है कि हम इसको पी जाएँ इस मामले को, तो हमारा जो, क्योंकि बाकी सब्जेक्ट में तो किताब भी ज़रा महंगी होती है, फिर किताब की तरसील भी महंगी, सी लॉ तो बेचारा वैसे ही गरीब सा सब्जेक्ट है। तो बहरहाल इसमें किताब नहीं है, और ये बात ज़रा अजीब सी है, मतलब चूँकि आप लोग ज़्यादातर जो है ना वो बिगनर है, और बिगनर नहीं है तो मैं मानूंगा कि आप लोग बिगनर हैं। मैं बड़ी कोशिश की, नहीं टाइम गुजार रहा। अब सोचें, ये सारा टाइम हमने सिर्फ पढ़ाई की होती, तो फिर जाते जाते अगर मैं कहूँगा 2 सफ़े ख़त्म हो गए, आप कहें सर बड़े ज़ालिम हैं, ये 2 सफ़े कैसे ख़त्म हो गए, तो यहाँ बीलो वाला माइंड नहीं रखना कि डे एंड पे 8 लाइनें हुई होंगी, आधा सफ़ा हुआ होगा। जो मैं कहता था ना, यहाँ से शुरू करके बस यहाँ तक जाना है, इससे नीचे नहीं पढ़ना, उससे ऊपर नहीं पढ़ना, तो अब आसान सा होगा। हाँ भाई, पेज नंबर 2, 3 देख लेना है, 5 आधा देख लेना है, और 7 को देख लेना है। तो एक बात है, अगर इरादा है पास होने का, इरादा है साथ साथ पढ़ने का, तो क्लास ज्वाइन करें। मैं किसी दिन आपको ये नहीं कह रहा कि मैं कम टारगेट रखूँगा, आप जहन में रखें कि औसतन 2 सफ़े एक दिन में शायद हम कर रहे हों, तो फिर बाद में जो है ना थोड़ी बहुत कमी बेशी हो जाएगी, डिपेंड ऑन सिचुएशन। लेकिन आपने जहन में रखना है कि यस, हमें दिन में 2 सफ़ों के हिसाब से मैं 1 घंटा लिखने की बात कर रहा हूँ। मेरी किताब का सफ़ा आप आधे घंटे में लिख लेंगे इंशाल्लाह। उन्होंने कहा सर क्या हाल, कल चैप्टर 1 से स्टार्ट करेंगे। मजबूरी है चैप्टर 1 से स्टार्ट करना। ये जो आपका हमारा जो सिलेबस है ना, इसमें जो 3 बड़े चैप्टर्स हैं ना, उनमें से 2 ये हैं और एक वहाँ पे है चैप्टर 3। मेरा बड़ा दिल करता है कि कहीं और से हम सिलेबस को स्टार्ट करें, लेकिन वो शुरू वाले 2 चैप्टर्स बेस वाले हैं, तो अनफॉर्चुनेटली हमें शुरू वहीं से करना पड़ता है। हाँ, अगर पोस्ट रिजल्ट एक ऐसा होता है जिसमें रिपीट हुए हुए बच्चे आते हैं, तो यकीन माने मैं 1-2 को सबसे एंड पे ले जाता। तो ये मजबूरी है कि हम शुरू 1-2 से करेंगे। ये हमारे 3 बड़े चैप्टर्स में से, यानी कि वो जो मैं आपको बता रहा हूँ 76 सफ़े, उसमें से 20-21 सफ़े तो सिर्फ इन 2 चैप्टर्स के हैं। जी, क्या हम ग्रेड को फॉलो करेंगे? हम दिनों को फॉलो करेंगे। हमारे पास दिन कितने हैं? चैप्टर 1-2 हम कर रहे होंगे ना, तो पता लगेगा 2-2.25 हफ्ते हो गए और अभी तक सिर्फ 2 चैप्टर हुए हैं। अब आप पैनिक होना शुरू होंगे कि भाई इस रफ्तार से तो हो गया काम। मैं फिर चैप्टर 5 निकालूंगा, 1 दिन का चैप्टर बेचारा। फिर अगर मैंने अगला चैप्टर शुरू किया तो इस पर 2 दिन लग जाएंगे। अब हमारी मोटिवेशन बनी होगी तो मैं फिर दूसरी ग्रेड में से चैप्टर 9 को पकड़ के ले जाऊँगा। तो ये डिपेंडिंग अपॉन कि हमारा पैटर्न कैसे चल रहा होगा, मैं थोड़ा बहुत इसको आगे पीछे कर रहा हूँगा, लेकिन एक एक्सपेक्टेड तरतीब ये है कि हम 1, 2 और 5 ये फर्स्ट गो में करेंगे। फिर इधर से 9 उठाने के बाद 11 और 12 में बारी आ सकती है। ये पोर्शन ख़त्म करने के बाद फिर हम उस वाले पोर्शन की तरफ जाएंगे इंशाल्लाह। जी,
जी, क्या पुरानी बुक यूज़ कर सकते हैं आप? 6 महीने पुरानी और साल पुरानी दोनों बुक्स यूज़ कर सकते हैं। साल पुरानी बुक अगर किसी के पास मौजूद है तो पेइंग एजेंट की डेफिनेशन चैप्टर 9 में चेंज हुई है। 6 महीने पुरानी अगर किताब मौजूद है तो ज़ीरो चेंज आई है, कोई चेंज नहीं आया कमती लॉ में। हाँ, इमीडिएट पिछली अटेम्प्ट की अगर किसी के पास किताब मौजूद है तो कोई चेंज नहीं आया हमारे सिलेबस में। ग्रिड चेंज है, ये 6 ये पहले होता था यहाँ 7 के साथ। ग्रिड उन्होंने थोड़ी सी रिवाइज की है, इसलिए कि वो जब पूछ रहे थे ना तो उन्हें खुद एहसास हो रहा था कि ये इसमें से इसको भी हटा दें तो कुछ भी नहीं पूछ पा रहे थे, इसमें से 6.5 हटा दें तो क्या पूछा उन्होंने? 4 नंबर 3 चैप्टर्स में से मिला के। तो इधर से चैप्टर 10 उन्हें बहुत पसंद है। ये देख रहे हैं, पता है कितने सफ़े का होगा ये चैप्टर? 4 सफ़े का। तो उन्हें इतना पसंद था कि सारे नंबर वहीं इस्तेमाल हो जाते थे। बड़ी मुश्किल से चैप्टर 7 की बारी आती थी, तो 6 गरीब की बारी नहीं आती थी। तो इस दफ़ा जो सिलेबस की ग्रिड जब सामने आई है तो सरप्राइजिंगली उन्होंने ये 6 को इस वाले के साथ जोड़ दिया हुआ था। तो सिर्फ ये थोड़ी सी पिछले सिलेबस से चेंज सिर्फ ये हुआ है कि उन्होंने सिलेबस को ज़्यादा जस्टिफाइड कर दिया अपने पूछने के पैटर्न के हिसाब से। कंटेंट में कोई चेंज नहीं आई। डन। फाइनली 6:45 हो गए, ठीक है। ऐसा कोई ज़िद नहीं है, जिस भी दिन जल्दी फ्री हो गए तो हम जल्दी भी ख़त्म कर लिया करेंगे, लेकिन इंशाल्लाह मेरी कोशिश होगी कि हम जल्दी फ्री ना हो। हाँ, अगर आपके सवाल बहुत ही कम हुए और 10 मिनट में सवालों से फ्री हो गए तो फिर हो सकता है कि एक ख़ास टाइम के बाद मुझे भी आप पे तरस आ जाए। तो बस ये जहन बना के आना है। अगर अभी भी आपको लग रहा है कि कुछ ख़तरनाक होने जा रहा है तो आप जाके रिफ़ंड ले सकते हैं। आप अगले 7 दिन तक रिफ़ंड ले सकते हैं। पता लगे आप पेपर से 3 दिन पहले कहीं कॉलेज रिफ़ंड नहीं दे रहे और फेसबुक पे जाके पोस्ट डाल दें, बड़े जालिम लोग हैं, रिफ़ंड नहीं दे रहे, तो अगले 7 दिन तक आपके पास पूरा मौका है। भाग सकते हैं तो भाग जाएं। उसके बाद भागने की ऑप्शन देंगे ना तो फिर आप कंफ्यूज रहेंगे, फिर हम वो ऑप्शन होल्ड कर लेंगे। हम कहेंगे अब भागे तो पैसे नहीं मिलेंगे, आप कहेंगे अच्छा जब पैसे मिलने ही नहीं है तो पढ़ लेते हैं। उसको भी पैसे मिल जाएंगे, जितना पढ़ा होगा बस उसका कोई परसेंटेज के हिसाब से वो काट कूट लेंगे। लेकिन कोशिश करें कि बस डिसीजन ले लें आजकल में कि पढ़ना है या नहीं पढ़ना। डन। इंशाल्लाह ताला मिलते हैं।